Hello everybody, Namaskar. This is Vikas Kumar. Welcome to our channel. And in this particular video, we are going to discuss जो 2025 का UPSC CSE prelim exam हुआ है on 25th of May, right? उसके हम लोग टोटल 100 क्वेश्चंस को इन ग्रेट डिटेल सॉल्व करेंगे. आई नो वी आर थोड़ा बहुत लेट हो गए हम लोग, राइट? लेकिन कोई इशू नहीं है. क्यों कोई इशू नहीं है? बिकॉज आवर पर्पस राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग वॉज कि हम लोग आपको ऑथेंटिक आंसर दे. आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिले वो परफेक्ट इंफॉर्मेशन, एंड यू कैन 100% रिलाई ऑन दिस वीडियो फॉर योर आंसर बिकॉज दिस वीडियो इज 100% वेल रिसर्च. बहुत समय लगा है कि क्वेश्चन को समझने में क्या उसका आंसर होना चाहिए, राइट? मैक्स टू मैक्स एक या दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें थोड़ा बहुत इश्यू है, बट जो हम लोग सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके पीछे हमने n नंबर ऑफ सोर्सेज को रेफर करा है, ठीक है? एंड जैसा कि पहले भी हुआ है, यू हैव ट्रस्टेड अस for previous year question series. अभी भी in this particular video you can 100% rely on us. Now at the end of the video I'm also having an important information for all of you who are clearing this prelim exam and also for those who are targeting 2026, right? So let's get started. Let's start with the first question. क्या कह रहा है? कह रहा है with reference to investment consider the following: bonds, hedge fund, stocks, वेंचर कैपिटल. क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव आर ट्रीटेड एज अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड. अब सबसे पहले तो ये जानना होगा ना कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है. सो इट इज अ पूल ऑफ मनी कलेक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टर बट they are used for non-traditional investment, right? Non-traditional investment, इसीलिए तो इसको alternate investment fund कहा जा रहा है, right? नहीं समझ में आया? ऐसे समझो that a group of rich investors put their money together and that big pool of money is used to invest not in normal things like shares, bonds. ये सब में नहीं इन्वेस्ट करेगा. वो जो पैसा जमा किया गया है, वो जो फंड क्रिएट किया गया, वो फंड नॉर्मल थिंग्स जैसे शेयर, बॉन्ड्स, इसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा. तो फिर किस में इन्वेस्टमेंट करेगा? वो करेगा नॉन ट्रेडिशनल थिंग्स जैसे कि स्टार्टअप्स, जो न्यू स्मॉल कंपनीज है, जैसे रियल एस्टेट, जैसे प्राइवेट कंपनीज जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, या फिर हेज फंड, राइट? एंड दीज small other things are called alternative investment because they are different from the usual ones like normal ones like shares and bonds. तो शेयर्स एंड बॉन्ड्स में अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड को, शेयर्स एंड बॉन्ड को अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में ट्रीट नहीं किया जाता है, राइट? बॉन्ड्स क्या होता है? दे आर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, दे डू नॉट फॉल अंडर AIF. हेज फंड है, AIF है. वेंचर कैपिटल है, AIF है. इट इज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स, अर्ली स्टेज कंपनी. स्टॉक है क्या? स्टॉक नहीं है. क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बताया कि शेयर में इन्वेस्टमेंट करना, किसी के कंपनी में शेयर में इन्वेस्टमेंट करना या स्टॉक खरीदना, वो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में नहीं आएगा. तो कौन कौन नहीं आएगा? 1 और 3 नहीं आएगा. हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर ट्रीटेड एज अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड. 2 और 4 होगा. सो आवर करेक्ट आंसर इज ओनली 2, राइट? नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. क्या कह रहा है? Which of the following are the sources of income for Reserve Bank of India? इनकम का सोर्स होना चाहिए कि इनमें से 1, 2, 3, 4, 5 इसमें से क्या क्या ऐसा है जो सोर्स ऑफ इनकम के रूप में काम कर रहा है? किसके लिए? RBI के लिए, राइट? अब सबसे पहला आप थर्ड ऑप्शन देखो, पेंशन फंड मैनेजमेंट. पेंशन फंड मैनेजमेंट का काम RBI करता है. सोचो थोड़ा सा. RBI इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर UPSC प्रीलिम एग्जाम, राइट? तो इतना तो हमें पता है ना कि पेंशन फंड मैनेजमेंट का काम RBI करता है, या कौन सा स्टैट्यूटरी बॉडी करता है? आप बताओ कौन सा रेगुलेटरी बॉडी है जो पेंशन के लिए काम करता है, पेंशन फंड मैनेजमेंट का काम करता है? नाम अगर ध्यान आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ. RBI तो पक्का नहीं होगा, मतलब 3 जिसमें है वो तो पक्का नहीं होगा, ये नहीं होगा एंड ये नहीं होगा. तो फिर कौन सा हुआ? 1 और 2, 1, 2, 5. अगर इसके बाद भी आप नहीं पढ़ते तो भी आपको जाना होता तो आप इसके साथ जाते, बिकॉज वी हैव सीन दैट कि जहां ज्यादा नंबर ऑफ स्टेटमेंट होगा वो ऑप्शन ज्यादा सही होने का चांस है, राइट? लेकिन अभी हमें समझना भी है ना, चीज़ों को समझना है, पढ़ना है. आगे बार अगर एग्जाम आए तो आगे बार अगर ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो तो वहां हमें गलती नहीं करना है. तो फॉर दैट एक बार अच्छे से समझ ही लेते हैं. अब एक बात देखो, 1, 2 तो इसमें भी है, 1, 2 इसमें भी है. हम लोग उसको पढ़ के टाइम पास नहीं करेंगे, तो 1 और 2 पक्का सही है. 5 देखो, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट. क्या ये प्रिंट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या RBI के लिए एक
इनकम का साधन नहीं है। इसमें बहुतों को डाउट हो रहा था, बहुत लोग ऐसे टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि क्या ये ऑप्शन, क्या ये स्टेटमेंट सही होगा, क्या ये सोर्स ऑफ इनकम है फॉर आरबीआई। हैव यू हर्ड अबाउट दिस टर्म सेनियोरेज? हैव यू हर्ड अबाउट दिस? डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस टर्म? इफ यस, तो प्लीज आप एक्सप्लेन करो एकदम सिंपल वर्ड्स में कि सेनियोरेज क्या होता है। एंड आप एक बात बताओ, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स। लेट्स सपोज मेरा एक छोटा सा दुकान है, वहां पे हम क्या करते हैं, हम बुक्स प्रिंट करके बेचते हैं। तो हम बुक प्रिंट ही क्यों कर रहे हैं अगर हमें बेचना नहीं है तो, राइट। आरबीआई मान लो 100 रुपए का नोट है, इसको प्रिंट करता है, इसको खर्च आता है 2 रुपए, लेकिन जब ये 100 रुपए वो किसी दूसरे पार्टी को देगा, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को देगा या किसी बैंक को देगा, तो आरबीआई को कितना मिल रहा है? आरबीआई को तो 100 रुपए का ना वो एक तरीके से चीज मान लो ये बैंक को दिया है। कहने का क्या मतलब है? कहने का सिंपल सा मतलब है कि ये हो गया आरबीआई, ये हो गया कोई बैंक, आरबीआई ने ये 100 का नोट बनाया, इसका वैल्यू क्या हो गया? 100 रुपए। लेकिन ये 100 का नोट बनाने में आरबीआई को तो सिर्फ 2 रुपए लगा, राइट। लेकिन ये आरबीआई जब ये 100 रुपए के नोट को इस बैंक को देगा एंड कुछ समय के बाद जब ये बैंक आरबीआई को यही 100 रुपए रिटर्न करेगा, तो कितना रिटर्न कर रहा है? 100 रुपए ना रिटर्न कर रहा है। तो आरबीआई को कायदे से देखा जाए तो आरबीआई को प्रॉफिट कितना हो रहा है? 98 रुपीज का, है ना। तो प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, क्या वो इनकम का साधन, इनकम का सोर्स नहीं होगा? एकदम होगा, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1, 2, 5, राइट। तो फॉर 2 क्वेश्चन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फॉर क्वेश्चन 1 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग। डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, अच्छा एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है, ये 1, 2, 3, इधर उसके कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं एंड लिख रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कौन से मंत्रालय या कौन से डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है। इट वर्क्स अंडर, राइट। सबसे पहला डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, बहुत ज्यादा न्यूज में था, राइट। इन्फोर्समेंट ऑफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, यस दिस इज वन ऑफ इट्स फंक्शन। ईडी का फंक्शन है ये। इट वर्क्स अंडर इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इतना न्यूज में है, करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा, राइट। आप बताओ क्या ये सही है? ये होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के अंदर काम करता है क्या? नो, इट वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इसका फंक्शन लिख रहा है इन्फोर्सेस द प्रोविजन ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962 एंड इट वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दिस इज करेक्ट। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिस्टम्स एंड डेटा मैनेजमेंट, फंक्शन कैरिंग आउट बिग डेटा एनालिटिक्स टू असिस्ट टैक्स ऑफिसर्स for better policy and nabbing the tax evaders. It works under Department of Revenue. This is also correct. तो गलत कौन सा है? 1 गलत and 2 and 3 सही है। तो कायदे से हमारा आंसर क्या होना चाहिए? Only 2, that is B. क्लियर है? Now क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट ऑल द लिस्टेड कंपनीज in India to submit a business responsibility एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, BRSR, ठीक है। दूसरा कह रहा है इन इंडिया अ कंपनी सबमिटिंग अ BRSR मेक्स डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। अब बात को समझो एंड प्लीज अच्छे से समझना। क्या ये पहले आपको बताया गया था ऑब्जर्वेशन के वाले वीडियो में दैट इंस्टीट्यूशन का नाम अगर कहीं दे रहा है तो बहुत चांस है कि वो गलत होगा, बताया गया था। और आप एक बात बताओ, यहाँ पे क्या लिख रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट मैंडेट ऑल द लिस्टेड कंपनी। कायदे से सोचो, लिस्टेड कंपनी का बात हो रहा है तो यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी होना चाहिए, राइट। तो गलत हो गया ना ये। एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, दैट इन अच्छा, तो पहला का क्या होगा एक्सप्लेनेशन? कि इट इज सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट विच इज मैंडेटेड, राइट। सेबी मैंडेट्स ऑल द लिस्टेड कंपनी in India to submit this report, that is a business responsibility and sustainability report. तो सेबी मैंडेट करता है सारे लिस्टेड कंपनी को कि भाई आपको ये रिपोर्ट सबमिट करना है, BRSR। एंड सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है। द BRSR primarily focuses on environmental, social, governance factor, जो कि कैसे हैं? जो कि नॉन फाइनेंशियल इन नेचर हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इन इंडिया, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? इन इंडिया इनकम फ्रॉम एलीड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग, वूल रियरिंग इन रूरल एरियाज इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। अरे ये बात अच्छे से सोचो ना, थोड़ा सा समझना, ध्यान से समझना। दैट इन इंडिया ना एग्रीकल्चरल इनकम इज जनरली एग्जेम्प्ट, जबकि एलीड एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग, वूल रियरिंग
dairy, these are not strictly considered agricultural activities under tax law and these are subject to टैक्सेशन। तो ये स्टेटमेंट आप बताओ सही होना चाहिए? नहीं होगा, राइट? तो पहला स्टेटमेंट तो गलत होगा। इसमें क्या लिख रहा है? लीड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को कह रहा है कि दे आर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ओनली इनकम derived directly from agricultural activities like crop cultivation is exempt from tax. Income from allied activities such as poultry farming, dairy, wool rearing is not considered agricultural income and is therefore taxable. So first statement गलत हो गया। एंड हम जब भी PYQ सॉल्व करवाए हैं तो हम बार बार कहते थे आपसे कि भगवान से प्रे करना दैट दोनों में अगर दो स्टेटमेंट वाला है तो एक स्टेटमेंट गलत हो एंड ऐसा एकदम 100% आप श्योर रहो, तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। जैसे पहला गलत हुआ, दिस इज द ओनली ऑप्शन जहां पे पहले को गलत कहा जा रहा है, बिकॉज ए एंड बी तो क्या कह रहा है? ए एंड बी कह रहा है कि दोनों ऑप्शन सही है। सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है एंड डी क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट, एक ही ऑप्शन बचता है डी। इन इंडिया तो इस हिसाब से क्या पता चल रहा है? अगर यही ऑप्शन सही है तो उस हिसाब से तो फिर स्टेटमेंट 2 सही होना चाहिए। तो इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चरल लैंड is not considered a capital asset under provision of Income Tax Act 1961. Yes, this is correct, right? So as per section 2 of Income Tax Act, rural agricultural land is not classified as capital asset. Therefore, any gains from its sale are not subject to capital gains, right? तो statement second जो है वो सही है। एंड क्या इस पे मान लो थोड़ा कंफ्यूजन भी होता, इसको तो आराम से कर सकते थे, राइट? तो 5 का डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पढ़ेंगे, पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, लेकिन आप एक बार ये देखो, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो। इंडिया इज अ रिसोर्स रिच इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स दैट इट हैज आइडेंटिफाइड। बताओ, आप बताओ, आप इसको सही करोगे या गलत करोगे? एंड एक बात मतलब विश्वास करना, दैट पिछले कुछ सालों में ना 2025 का जो पेपर है उसमें बहुत मतलब एलिमिनेशन बहुत आसान करके दिया है। यस, दिस इज वेरी इजी फॉर मी कि हम एक रूम में बैठ के ये बात आपको बता दें, बट प्लीज अप्रिशिएट दिस फैक्ट कि इस बार ना बहुत सारा क्वेश्चन एकदम एलिमिनेशन मतलब बहुत आसानी से लगा है। आप 6 का बी पढ़िए, 6 का सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए फिर से। इन इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री in all 30 critical minerals that it has identified। आप जैसे इसको गलत करोगे, क्योंकि एक तो all 30 minerals में वो रिसोर्स रिच है, ये आप खुद बताओ, हटाओ ना। मतलब मैं अभी कोई फैक्ट वगैरह देख के इसको सब्सटैंशिएट कर सकता हूँ कि हाँ ये गलत है, लेकिन आप खुद बताओ कि हमने जो ऑब्जर्वेशन में समझा, सीखा, या जो हमने PYQ के दरमियान जो चीज़ों को सीखा, आप उसके बेसिस पे बोलो कि क्या ये सेकंड गलत होगा या नहीं होगा। 100% गलत होगा। अगर सेकंड गलत होगा तो वी हैव डायरेक्टली रीच टू आवर आंसर दैट इज सी। 1 and 3 इज करेक्ट। तो फिर ये स्टेटमेंट सही है दैट इंडिया हैज ज्वाइंड द मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज मेंबर एंड द पार्लियामेंट इन 2023 हैज अमेंडेड द माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 empowering the central government to exclusively auction the mining lease and composite license for certain critical minerals। अब मान लो ये सब नहीं भी पता होता, इसको तो हम लोग अपने एप्टीट्यूड से सॉल्व कर सकते थे, राइट? करेक्ट आंसर क्या है? सी, बिकॉज ए बी डी में 2 दिया हुआ एंड 2 गलत है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एज रिगार्ड्स रिटर्न्स from an investment in a company, generally bond holders are considered to be relatively at a lower risk than stock holders। मतलब जिसके पास कंपनी का इक्विटी है, जिसके पास शेयर्स है, मतलब जो लोग शेयर होल्डर हैं, एंड एक तरफ कुछ लोग बॉन्ड्स खरीदे होंगे बैंक का। बॉन्ड्स मतलब क्या? एक तरीके का वो समझ लो कि वो इंडिविजुअल कंपनी को लोन दे रहा होगा, राइट? लोन, बॉन्ड्स का मतलब तो यही हुआ। मतलब एक तरीके का ये इंडिविजुअल जिसने कंपनी का बॉन्ड खरीदा है, ये इंडिविजुअल एक तरीके से क्या हो गया? एक तरीके से लेंडर हो गया फॉर द कंपनी। जबकि जो शेयर होल्डर है, जिसने शेयर खरीदा हुआ, इक्विटी खरीदा हुआ है, उसके पास एक तरीके का क्या हो गया? ओनरशिप आ गया, मतलब वो एक तरीके का ओनर हो गया। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि रिटर्न्स के रेस्पेक्ट में अगर बात करें ना, कि कहीं
कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया गया। तो रिटर्न के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो जो बॉन्ड होल्डर्स है, मतलब एक तरीके से जिसने लोन दिया है ये इंडिविजुअल, वो सेफर है इन कंपैरिजन टू स्टॉक होल्डर, मतलब जो एक तरीके का ओनर हो गया उसके रेस्पेक्ट में बॉन्ड होल्डर सेफर है। पहला स्टेटमेंट तो ये कह रहा है। दूसरा देखो, बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू द कंपनी वेयर एज स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर। सही बात है जो हमने अभी पढ़ा कि बॉन्ड होल्डर क्या है, एक तरीके का लेंडर है, एंड स्टॉक होल्डर क्या है, एक तरीके का ओनर हो गया। थर्ड पढ़िए, फॉर रीपेमेंट पर्पस बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर बाय अ कंपनी, कि जब पैसा को रीपेमेंट करना है तो उस वक्त प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, तो प्रायोरिटी दिया जाएगा बॉन्ड होल्डर को। स्टॉक होल्डर को प्रायोरिटी कम दिया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू बॉन्ड होल्डर। तो प्रायोरिटी किसको मिल रहा है, बॉन्ड होल्डर को। तो कायदे से जब हम लोग स्टेटमेंट 1, 2, 3 पढ़ते हैं एंड यहाँ जो ऑप्शंस दिया हुआ है ऑप्शन ए, बी, सी, इसको जब हम लोग एनालाइज करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से ये बात समझ में आता है कि दैट स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट 1 को, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ए। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड वो बोथ, मतलब स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1 कि बिकॉज बॉन्ड होल्डर्स को लेंडर कंसिडर किया जाता है, स्टॉक होल्डर्स ओनर होते हैं, एंड जब रीपेमेंट का भी बात आता है तो बॉन्ड होल्डर को प्रायोरिटी दिया जाता है स्टॉक होल्डर के रिस्पेक्ट में। तो ये दोनों कारण जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना बॉन्ड होल्डर के द्वारा, उसको उसका रिस्क कम होता है। ठीक है, चलो तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सब कुछ छोड़ते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट थर्ड को पढ़िए। देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी इधर टू वार्न द स्मॉल इन्वेस्टर अबाउट रिस्क ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग और टू एक्ट ऑन अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स इन दिस रिगार्ड। अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर 100% ये करंट अफेयर्स से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स में न्यूज में था ये। आप बताओ फिर सेबी किस लिए है, सेबी का काम क्या है। इफ मतलब सेबी के होने के बावजूद भी इफ हम लोग यहाँ ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी इधर टू वार्न द इन्वेस्टर अबाउट द रिस्क ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग और टू एक्ट ऑन अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स इन दिस रिगार्ड, तो फिर सेबी का काम क्या है। तो इसका मतलब है कि थर्ड ऑप्शन हमारा गलत होगा। जब थर्ड गलत होगा तो हम डायरेक्टली आंसर पे पहुंच गए। हमने अभी तक 1 एंड 2 को पढ़ा भी नहीं है, इसका मतलब है कि थर्ड गलत तो 1 एंड 2 सही हो जाएगा क्योंकि उसी प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ है। सो इंडिया अकाउंट्स, पहला सही है, दैट इंडिया अकाउंट्स फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली, thus exhibiting a great boom. And second, India's stock market has grown rapidly in the recent past, even overtaking Hong Kong's at some point of time. ये भी करेक्ट है, लेकिन क्या ये हमें पता होना चाहिए था, नहीं पता होना चाहिए था। लेकिन क्या हमें ये पता होना चाहिए था, 100% पता होना चाहिए कि ये जो नो रेगुलेटरी बॉडी लिख रहा है, एक तो एक्सट्रीम, दूसरा रेगुलेटरी बॉडी, फिर ये सेबी का काम क्या है, यही तो कुछ कुछ काम है ना सेबी का। एंड थर्ड गलत, तो वी डायरेक्टली अराइव्ड एट द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है सर्कुलर इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में। सो पहला, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स एज इनपुट। थर्ड स्टेटमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या होता है ये सर्कुलर इकोनॉमी? इट इज अ वे ऑफ यूजिंग थिंग्स दैट रिड्यूसेस वेस्टेज, दैट रिड्यूसेस वेस्ट एंड मेक्स द मोस्ट ऑफ व्हाट वी ऑलरेडी हैव। जैसे अगर लीनियर इकोनॉमी, नॉर्मल इकोनॉमी का बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, हम एक फ़ोन को खरीदते हैं, उसको यूज़ करते हैं एंड फिर हम उसको फेंक देते हैं जब वो खराब हो जाता है तो। लेकिन जब सर्कुलर इकोनॉमी का बात होगा, देन द फोन इज डिजाइंड सो दैट इट कैन बी इजीली रिपेयर्ड और इट्स पार्ट कैन बी रीयूज्ड इन न्यू फोन्स। तो मतलब सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि हम पुराने प्रोडक्ट के पार्ट्स को यूज कर सकते हैं एज अ रॉ मटेरियल इन न्यू प्रोडक्ट, है ना। तो सही है। थर्ड स्टेटमेंट, द सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द वेस्टेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। क्यों? क्योंकि वेस्ट को कम करना भी तो मतलब एक पॉइंट है सर्कुलर इकोनॉमी के लिए। एंड जब ये तीनों होगा, ये दोनों होगा, दैट इज रॉ मटेरियल कम, वेस्टेज कम, तो क्या सर्कुलर इकोनॉमी ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिड्यूस नहीं करेगा? सो करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 एक्सप्लेन आर करेक्ट एंड दे बोथ एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। करेक्ट आंसर क्या होगा? 9 का ए। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें भी डायरेक्ट हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट नंबर 3। देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन क्रिएट लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। एक होता है एसेट, एक होता है लाइबिलिटी।
अब आप एक बात बताओ, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया, मान लो किसी को भी लोन दिया, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या दे रहा है? लोन। अब इस लोन के बदले गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट एक तरीके का क्या हो गया? एक तरीके का इनकम हुआ ना, एक तरीके का प्रॉफिट हुआ कह सकते हैं, एक तरीके का एसेट हुआ कह सकते हैं। तो हाउ कैन इट बी अ लाइबिलिटी? बताओ आप, लाइबिलिटी होगा ये। अब जैसे आप थर्ड स्टेटमेंट पकड़ पा रहे हो कि गलत है, तो ऑप्शन बी सी डी गया। करेक्ट आंसर इज 1 and 2 ओनली। क्या ये पढ़ना जरूरी था? नहीं जरूरी था, लेकिन फिर भी पढ़ दे रहे हैं। दैट कैपिटल रिसीट क्रिएट अ लाइबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटल रिसीट, मान लो सरकार कहीं से लोन ले रहा है, सरकार लोन ले रहा है, राइट, उस केस में तो लाइबिलिटी आ गया। हाँ, तो कैपिटल रिसीट या तो लाइबिलिटी क्रिएट कर सकता है, या फिर कैपिटल रिसीट और कैसे हो सकता है? मेरे पास ये एसेट है, मान लो ये बिल्डिंग है, हम ये बिल्डिंग बेच दिए तो मेरे पास पैसा आ गया, तो मेरे पास पैसा तो आ गया, कैपिटल रिसीट तो हो गया, लेकिन मेरा ये जो एसेट था, ये जो बिल्डिंग था, उसमें तो रिडक्शन हो गया ना। मतलब अब मेरे पास मान लो 2 बिल्डिंग था, एक बिल्डिंग मैंने बेच दिया, तो एसेट का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसीट, ये सही बात है। ये भी बोरोइंग मतलब हम लोन लिए तो कैपिटल रिसीट हो गया, जो पहले इस एग्जाम्पल में देखा। डिसइन्वेस्टमेंट किया मतलब ये कंपनी में मेरा 100% ओनरशिप था, हम 50% ओनरशिप किसी और को बेच दिए, मतलब हम डिसइन्वेस्टमेंट कर दिए, तो वहां भी पैसा आएगा, वहां भी कैपिटल रिसीट होगा। लेकिन इतना सारा कुछ अगर नहीं भी पता होता तो भी सॉल्व होता ना, बिकॉज इंटरेस्ट जो रिसीव हो रहा है लोन पे वो लाइबिलिटी नहीं है, वो तो एक तरीके का एसेट हो गया, प्रॉफिट हुआ। एंड 2-3 गलत है, सॉरी 3-3-3 गलत, डायरेक्टली हम लोग आंसर पे पहुंच गए। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जल्दी से, एंड या सिंपल क्वेश्चन था। Consider the following statement about Raja Ram Mohan Roy. पहला, he possessed great love and respect for the traditional philosophical systems of the East. सही बात है। बताओ इसमें आखिर क्या ऐसा लिखा हुआ है जिसके कारण आप काटोगे? क्यों? बिकॉज एक पर्सनैलिटी दिए हुआ है यहाँ पे एंड एक जनरल सा स्टेटमेंट कुछ लिखा हुआ है। आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसके कारण आप इसको काट दोगे? बताओ। राजा राम मोहन रॉय वॉज वेल वर्स्ड इन एंशियंट इंडियन टेक्स्ट इंक्लूडिंग उपनिषद एंड ही रेस्पेक्टेड इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस। भले ही वो सोशल प्रैक्टिसेस जो इल सोशल प्रैक्टिसेस था, जैसे कि सती, ये सब चीज़ों को उन्होंने क्रिटिसाइज किया, बट ही वैल्यूड द India's intellectual and spiritual heritage. This statement 1 is 100% correct. Statement 2 का बात करते हैं, फिर से देखिए। He desired his countrymen to accept the rational and scientific approach and the principle of human dignity and social equality of all men and women. This is also correct. अब ये क्या हूबहू लाइन मिलेगा? नहीं, कहीं मिल जाएगा कि हाँ राजा राम मोहन रॉय से साइंटिफिक, टेम्पर, रैशनल अप्रोच, ये सब कुछ हम लोग कहीं रैंडम पढ़ लेंगे। अब स्पेक्ट्रम में पढ़ लो या किसी स्टैंडर्ड बुक में, खासकर उनके लिए तो दिक्कत एकदम नहीं है जिन्होंने फाउंडेशन करा है बहुत अच्छे तरीके से, जिनका फाउंडेशन स्ट्रांग है। एंड ये सब क्वेश्चन पे तो मतलब मार्क्स जाना ही नहीं चाहिए था। तो क्या होगा? दोनों स्टेटमेंट सही होगा, राइट। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। Consider the following subjects with regard to non-cooperation program. नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। क्या बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन क्लोथ? हाँ ठीक है, कॉमन सेंस लगा के भी सोच सकते हैं कि नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम महात्मा गांधी, बहुत कुछ नहीं पता है तो भी कर सकते हैं कि हाँ ठीक है ये तो होगा। थर्ड देखो, ऑब्जर्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस। हाँ भाई, गांधी जी थे लीडर, ध्यान आ रहा है? चौरी चौरा। एनसीएम विड्रॉ करने का वन ऑफ द मेन रीजन क्योंकि वायलेंस यूज हो गया था। एंड नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम का ये एक पॉइंट था कि स्ट्रिक्टली हमें नॉन वायलेंस को फॉलो करना है, ऑब्जर्व करना है, तो ये भी सही है। रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक। अरे रिटेंशन की जगह क्या होना चाहिए था? सरेंडरिंग ऑफ टाइटल्स एंड ओनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक, ये नहीं होगा, सरेंडर होगा यहाँ पे, इसके कारण गलत हो गया। फोर्थ देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? थर्ड गलत हुआ, करेक्ट आंसर होगा ओनली 3। कहां से कर पाते? आपने प्रॉपर तरीके से कहीं फाउंडेशन किया है तो ये क्वेश्चन आप लेक्चर्स में आपके नोट्स में रहा होगा, राइट। आपने पीवाईक्यू प्रॉपर तरीके से अभी तक एनालाइज किया है तो गांधी जी पे बहुत क्वेश्चन है, n नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नेशनल मूवमेंट पे बहुत सारा क्वेश्चन है, वहां से भी आप कर सकते थे। आपने स्पेक्ट्रम जैसे स्टैंडर्ड बुक को भी अगर रेफर किया है तो भी आप आराम से आंसर कर सकते थे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द इरिगेशन डिवाइस अरहता वॉज। ये अरहता क्या है? कहीं कहीं हमें अरहता भी मिलता है, बहुत सिंपल है। अ लार्ज व्हील विथ अर्दन पोर्ट्स
टाइड टू द आउटर एंड्स ऑफ इट्स स्पोक्स। अब होता क्या है, हम लोग अभी, मुझे भी बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था ना ग्रुप में, द टर्मिनोलॉजी पे एक वीडियो बनाया जाए, एंशिएंट मेडिएवल के टर्मिनोलॉजीज पे। अब आप एक बात बताओ, हम लोग 10-10, 15-15 पेजेस के नोट्स को पढ़ के जाते हैं, है ना, जबरदस्ती का टर्म्स निकाल के 100-200 टर्म्स हम लोग याद करते हैं, वो भी याद नहीं होता। पूछा क्या, अराघता। आप बताओ कि क्या ये पीवाईक्यू में रिपीट हुआ है, क्या ये पीवाईक्यू में था पहले से, राइट। 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। अब देखो, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया हैज अज्यूम्ड द टाइटल्स मथविलास, विचित्रचित एंड गुणभरा। करेक्ट आंसर क्या होगा, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। ही वॉज अ सिग्निफिकेंट पल्लवा किंग। 100% अगर आपने फाउंडेशन करा है ना, तो आपके नोट्स में ये होगा, विचित्रचित, मथविलास, गुणप्रभा, ललित अंकुरा, चतुर्मल्ला, ये सब इनके उपाधि थे, इनके टाइटल्स थे, महेंद्र वर्मन फर्स्ट के। ठीक है, अब बताओ, मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ 2025 प्रीलिम। फा हियन द चाइनीज पिलग्रिम ट्रेवल टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड। आप बताओ, ये सब आपको कहाँ मिलेगा, आपके फाउंडेशन कोर्स में ही ना मिलेगा, क्योंकि हम लोग ज्यादातर एंशिएंट मेडिएवल छोड़ देते हैं। ये कहाँ मिलेगा, प्रॉपर पीवाईक्यू का एनालिसिस करा होगा आपने, तो वहां आपको मिलेगा। चंद्रगुप्ता सेकेंड, ऑल्सो नोन एज चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य, राइट। तो फा हियन, ठीक है, चंद्रगुप्ता सेकेंड होगा। क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग लेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ Sri Vijaya, the powerful maritime state which ruled Malay Peninsula, सुमात्रा, जावा एंड द नेबरिंग आइलैंड। ये एंशिएंट मेडिएवल का जितना डर था ना लोगों में, इस साल मतलब एंशिएंट मेडिएवल से ठीक ठाक लेवल ऑफ, ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चन आसान पूछा है। 16 का आंसर क्या होगा, राजेंद्र फर्स्ट ऑफ चोला डायनेस्टी। He led a successful military campaign against the powerful maritime kingdom of Sri Vijaya in the early 11th century। क्लियर है, 16 का क्या होगा, सी। 17th बात करते हैं, विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया, ये टाइम पीरियड है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब बात को समझो, अभी तक हमने जो भी देखा उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो हम अटेम्प्ट नहीं करते तो चल जाता, लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 तक मोस्ट क्वेश्चन का आंसर हमें आना चाहिए था, थ्रू आवर नॉलेज, जो हमें फाउंडेशन कोर्स वगैरह के थ्रू मिलेगा, राइट, या फिर पीवाईक्यू का प्रॉपर एनालिसिस हुआ है, उससे हमने जो एप्टीट्यूड डेवलप किया है, आप उससे भी मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। अभी 16th तक तो ऐसा होता, 17th मान सकते थे कि टफ है, क्योंकि इतना नाम याद करना मतलब पॉसिबल है नहीं, एंड लोग को याद भी नहीं रहता है। अगर 17th का बात करते हैं तो अस्मका गोदावरी होगा क्या, अस्मिका या टेरिटोरियल रीजन, एंड उस रीजन से कौन से रिवर फ्लो कर रहे हैं, तो अस्मका गोदावरी, दिस इज करेक्ट। दिस अस्मका इज was located in डेक्कन रीजन, सो दिस इज करेक्ट। कंबोज विपाश, या इसको बियास रिवर भी कहा जाता है, राइट, ये गलत हो जाएगा। कंबोज आपको कहीं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में है, एंड बियास इससे जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक उसी प्रकार अवंती महानदी, ये भी गलत हो जाएगा। अवंती आपको कहाँ, प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। फिर कौशला सरयू, यस दिस इज करेक्ट, कोसला वाला सही है। कौशला कहाँ आपको देखने को मिलेगा, यूपी में। तो करेक्ट कौन कौन सा है, 1 and 4, डेट इज ओनली 2। अब आप एक बात बताओ, मान लो ये क्वेश्चन ना फिर भी करके आते, तो आप बताओ सबसे फेवरेबल ऑप्शन क्या है। वो ऑब्जर्वेशन वाले वीडियो से मैच देम में क्या बताया था मैंने, आप बताओ। होगा ना, किसी में गलत भी होगा, लेकिन ओवरऑल क्या हो रहा है, नेट रिजल्ट क्या मिल रहा है, ये देखो, ठीक है। एंड ये चारों क्या है, महाजनपद। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय, a music training school, was set up in 1901 by विष्णु दिगंबर पलुस्कर, एंड करेक्ट आंसर इज लाहौर। अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, दिस वाज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि एकदम से फैक्चुअल है। लेकिन सोचो, अगर फिर भी हम इस पे जबरदस्ती का ट्रिक लगाएं या कोई ऑब्जर्वेशन बताएं, तो गंधर्व, गांधार, है ना, कुछ भी ऐसा सोचे, तो क्यों ये रीजन हम सोचेंगे। हमको सोचना है तो कुछ हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना, वो रीजन के बारे में सोचेंगे। एंड उस लॉजिक से अगर जाएं तो हम लोग डी पे जा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये भी बात हम बहुत मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं, डैट अभी रूम में बैठ के ये बात बताना मेरे लिए शायद आसान है, एग्जामिनेशन सेटिंग में इतना सोच पाना मतलब आसान नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि पता नहीं ना, मतलब आपके दिमाग में वो गंधर्व, गांधार ये क्लिक कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। बट ठीक है, ये करते हम लोग क्यों हैं, बिकॉज हमें एक सेंस मिले कि अच्छा ठीक है, इस प्रकार से हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 19, अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट प्रदेशिका, राजुका, युक्ता वेर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। कहाँ मिलता, फाउंडेशन कहाँ मिलेगा, स्टैंडर्ड बुक अगर आपने रेफर करा है तो, ठीक। और क्यों एक्सपेक्टेड भी है ये क्वेश्चन, बिकॉज क्या पहले मैंने नहीं बताया है कि अशोक इंपॉर्टेंट है, क्या पहले मैंने नहीं बताया है कि विजयनगर एम्पायर इंपॉर्टेंट है, क्या पहले मैंने नहीं बताया है कि
मुगल में अगर बात करें तो अकबर इंपॉर्टेंट है टॉपिक। वैसे मौर्यन अंपायर तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ठीक है ना, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट अशोक। अभी एक एक का फंक्शन की प्रादेशिका, राज्य का, युक्ता मत समझिए। 19 का करेक्ट आंसर क्या है? बी। 20 देखो क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव। हाँ, भले वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी मेथड हो, लेकिन अगर वो शांतिपूर्ण टाइप कोई मीन्स होगा, लेजिटिमेट मीन्स होगा, तो कांग्रेस उसको फॉलो करेगा स्वराज को अटेन करने के लिए। यस, दिस इज करेक्ट। एंड इस स्टेटमेंट में ऐसा क्या लिखा है जिसके कारण आप इसको नहीं मानोगे? एनसीएम के रेस्पेक्ट में पूछ चुका है, ये दूसरा क्वेश्चन है। सेकंड देखो, इट वाज टू बी इंप्लीमेंटेड इन स्टेजेस विद सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द नेक्स्ट स्टेज ओनली इफ स्वराज डिड नॉट कम विद इन अ ईयर एंड गवर्नमेंट रिजॉर्टेड टू रिप्रेशन। अगर गवर्नमेंट रिप्रेशन पे उतरेगा एंड स्वराज नहीं मिलता है, तब नेक्स्ट स्टेज क्या होगा हमारा? सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, बोथ 1 and 2। कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है जिसके कारण हम इसको कट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्री: ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्वीडन, नॉर्थ मैसेडोनिया। हाउ मेनी ऑफ द एबव आर द मेंबर्स ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? नाटो का बात हो रहा है। अब इतना न्यूज में है तो इतना तो एक्सपेक्टेड है कि हमें ये याद होना ही चाहिए था, राइट? और भी न्यूज में क्यों था? बिकॉज 2024 में स्वीडन ज्वाइन करा था नाटो को, ठीक? तो स्वीडन तो मेंबर है। मेंबर कौन नहीं है? मेंबर ऑस्ट्रिया नहीं है, मेंबर सर्बिया नहीं है, राइट? तो फिर कितने मेंबर्स हुए? 1, 2, 3, 4। तो करेक्ट आंसर इज ओनली 4, ठीक है। 1949 में ये बना नाटो ना। 12 इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे एंड अभी फिलहाल कितने हैं? 32। आप बताओ क्या ये 32 हम सही बता रहे हैं? क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो 21 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं जल्दी से। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्री: बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पैराग्वे, वेनेजुएला। एंडीज माउंटेन्स पास थ्रू हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज? एंडीज जो है ना, ये टोटल 7 कंट्रीज से पास करता है। अर्जेंटीना, बोलिविया, चिले, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुएला। ये ब्राजील एंड पैराग्वे से पास नहीं करता है। तो कितने से पास करता है? 1, 2, 3, 4। करेक्ट आंसर इज सी, ओनली 4। अब ये बताओ, क्या आपने कहीं ये देखा था कि जब कभी भी 5 या 6 स्टेटमेंट हो तो उसका आंसर ओनली 4 होता ही होता है ना? अगर वो ऑब्जर्वेशन को भी दिमाग में रख के हम लोग सॉल्व करेंगे तो भी हमारा काम बनेगा ना। एंड ये कैसे पता चलेगा? क्या मेरे लिए भी ह्यूमनली पॉसिबल है कि हम एक एक चीज बता पाए? नहीं पॉसिबल है। फिर क्या तरीका है? तरीका ये है कि हम लोग पीवाईक्यू पे बहुत अच्छे से मंथन करें, पीवाईक्यू पे बहुत अच्छे से समय दे, राइट? क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज: लेक तंगानिका, लेक टोनले सैप जो भी है, and third is Patos Lagoon. Through how many of them does equator pass? Correct answer is none. कहीं कहीं ये भी हमें मिला कि 1 आंसर होगा। नो, द फाइनल एंड द करेक्ट आंसर कि तीनों में से किसी से पास नहीं करता है। हाँ, इसका नॉर्थ जो लेक तंगानिका है ना, इसका नॉर्दर्न पोर्शन जो है वो थोड़ा इक्वेटर के पास है, बट इट डज नॉट पास थ्रू द इक्वेटर। सो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज डी, नन। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टर्मरिक ड्यूरिंग द ईयर 2022 एंड 23। क्या कह रहा है? इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक in the world. This is correct. More than 30 varieties of turmeric are grown in India. This is also correct. Maharashtra, Telangana, Karnataka and Tamil Nadu are major turmeric producing states in India. This is also correct. ठीक है, पता था तो बहुत अच्छा बात है, नहीं पता था तो आगे आने वाले समय के लिए ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, Which of the following are the evidences of phenomena of continental drift? The belt of the ancient rocks from Brazil coast matches with those of Western Africa. आप बताओ इसमें क्या ऐसा है जिसके कारण आप इसको कट करोगे? The gold deposits of Ghana are derived from the Brazil plateau when 2 continents lay side by side. This is also correct. Continental drift के एविडेंस में आप यही तो पढ़ते हो ना, और क्या पढ़ते हो? थर्ड देखो, द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स from India is known to have its counterparts in 6 different land masses of southern hemisphere. This is also correct. So the correct answer is C, 1, 2 and 3. Question number 26 देख लीजिए. The amount of dust particle in the atmosphere is more in subtropical and temperate areas than in equatorial and polar region.
This is correct. This is true as subtropical and temperate region experiences more dry condition leading to frequent dust storms and airborne particles. Statement 2 अगर देखते हैं तो subtropical and temperate areas have less dry winds. This is false. This is incorrect. ये जो यहाँ कह रहा है ना, they have less, they have fewer dry winds. This is इसके कारण गलत हो गया. These regions are known for strong dry winds such as ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, है ना. तो सेकंड स्टेटमेंट गलत. एंड फिर से वही बात कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में अगर एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट गलत मिल जाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा. तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एंड सो आवर आंसर इज सी. राइट. चलो क्वेश्चन नंबर 27 PYQ क्वेश्चन है ये. क्या कह रहा है स्टेटमेंट 1? इन जनवरी The northern hemisphere, in the northern hemisphere, जनवरी में northern hemisphere में the isotherms, आप बताओ isotherms क्या होता है? डेफिनेशन एक लाइन में समझाइए हमको क्या होता है कमेंट बॉक्स में. So in January, in the northern hemisphere, the isotherms bend equatorward while crossing the land masses and poleward while crossing the ocean. This statement is correct. This statement is from PYQ. Second पढ़ो. In January, air over ocean is warmer than that of over land masses in the northern hemisphere. अब आपको इसका एक दो वर्ड में आप इसका कारण बता सकते हो कि कौन से कारण से ये स्टेटमेंट, कौन से वर्ड, कौन सा जो दो वर्ड मिलके रीजन बनता है कि ये स्टेटमेंट हमारा सही है. बताओ. सो जनवरी में क्या होगा? जो ओशन के ऊपर एयर है, राइट, दैट एयर इज वार्मर. लैंड के रेस्पेक्ट में, लैंड के रेस्पेक्ट में जो एयर है वो ओशन के ऊपर वो वार्मर होगा. कब का बात हो रहा है? जनवरी का बात हो रहा है. कहाँ का बात हो रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का बात हो रहा है. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहा है. सो करेक्ट आंसर इज ए. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1. अब प्लीज क्वेश्चन 28 को समझने का प्रयास कीजिएगा. ठीक है. देखो क्वेश्चन 28 तीन स्टेटमेंट फिर से, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3. पहला हम लोग छोड़ ही देते हैं. ठीक है. हम लोग सेकंड देखते हैं. Chalk is porous and hence can absorb water. ये हम लोग कॉमन अंडरस्टैंडिंग के थ्रू भी इसको हम लोग सही मान सकते हैं कि yes, this is correct. इसमें कोई डाउट नहीं है. Chalk has interconnected voids and that store water. ठीक है. चलो स्टेटमेंट 3 देखते हैं. क्या लिख रहा है? Clay is not at all porous. बताओ ये सही होगा? एक तो एक्सट्रीम बना दिया. एंड क्ले आप बताओ. क्ले इज एक्चुअली हाईली पोरस ना. यहाँ बोल रहा है कि क्ले पोरस ही नहीं है. ठीक. अब क्या करना है यहाँ देखो. जैसे आपको पता चला कि थर्ड स्टेटमेंट गलत है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि ये बोल रहा है बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट. तो ये नहीं होगा. सेकंड भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा. बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट. ये भी नहीं होगा. यहाँ देखो क्या लिख रहा है. ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट. ये हो सकता है. रुकेंगे. डी देखिए. नेदर स्टेटमेंट 2 नॉर स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट. ना ही 2 सही है ना ही 3 सही है. अरे भाई 2 तो सही है. तो बचा कौन? बचा तो सिर्फ ये ना. ठीक है कि 2 एंड 3 में सिर्फ एक ही सही है. ठीक है भाई. 2 एंड 3 में सिर्फ एक ही सही है. ये सही है, ये गलत है. एंड जो सही है वो एक्सप्लेन कर रहा है किसको? फर्स्ट को. इसका मतलब फर्स्ट तो सही होगा. तो फर्स्ट पढ़ लो. इन the context of effect of water on rocks, chalk is known as a very permeable rock, whereas clay is known as quite an impermeable or least permeable rock. This is correct. तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका ये भी है कि सेकंड थर्ड पे जाएंगे, देखेंगे अगर उसमें भी एक कोई गलत मिल गया ना तो बहुत आसान हो जाएगा आंसर. हमारे लिए क्या था? स्टेटमेंट 2 सही था, स्टेटमेंट 3 गलत था. ठीक है. तो हम डायरेक्ट, मेरे पास क्या ऑप्शन बचा? ये सी. ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं जल्दी से. क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. विदाउट द एटमॉस्फेयर temperature would be well below freezing point everywhere on Earth's surface. This is correct. This is from NCERT. Heat absorbed and trapped by atmosphere maintains our planet average temperature. बताओ अब ये कहाँ पढ़ोगे? PYQ में भी दिया हुआ है, NCERT में भी दिया हुआ है. थर्ड देखिए. Atmosphere gases like carbon dioxide are particularly good at absorbing and trapping the radiation. क्या इशू है इस स्टेटमेंट के साथ? एकदम नहीं. तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, कॉमन है, जनरल है, सही होगा. C is the correct answer. 1, 2 and 3. क्वेश्चन नंबर 30 का बात करते हैं. Consider the following statement about राष्ट्रीय गोकुल मिशन. It is important for the upliftment of rural poor as majority of low producing indigenous animals are with small and marginal farmers and landless laborers. This is correct ना. Second देखो. It was initiated to promote the indigenous cattle and buffalo rearing and conservation in a scientific and holistic manner.
Yes, this was one of the aim of राष्ट्रीय गोकुल मिशन. So the correct answer is B 1 and 2. And पहले भी हम आपको बता चुके हैं ना ये सब चीज़ की जब कभी भी कुछ ऐसे सिंपल सा स्टेटमेंट हो जहाँ कुछ ऐसा काटने लायक ना हो तो जबरदस्ती का उस पर दिमाग नहीं लगाना है, वो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा चांस है सही होने का. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज सी. क्वेश्चन 31. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? स्टडीज इंडिकेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री account for more than 5% of the global carbon emission. This is correct. Second statement, silica bearing clay is mixed with limestone while manufacturing cement. ये भी statement सही है. Third देखिए, limestone is converted into lime during clinker production for cement manufacturing. This is also correct. And statement 3 जो है ना वो statement 1 को explain कर रहा है कि क्यों statement 3 ये बता रहा है that क्यों ये CO2 emit हो रहा है due to calcination of limestone. Statement 2 क्या बता रहा है? It is about the raw materials used but it does not directly explain the emission part, जो कि बात हो रहा है स्टेटमेंट 1 में. तो क्या है, तीनों सही है, मतलब 2 3 भी सही है, बट दोनों में से एक ही जो है वो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है. सो आवर आंसर इज बी, दैट बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1. क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या कह रहा है. एट 28th यूनाइटेड नेशन Climate Change Conference COP28, India refrained from signing the Declaration on Climate and Health. ठीक है, this is correct. Second statement देखो, the COP28 Declaration on Climate and Health is a binding declaration and if signed, it becomes mandatory to decarbonize health sector. आपको कहीं बताएं हम कि बाइंडिंग वगैरह अगर वर्ड होता है तो वो मोस्टली क्या होता है, गलत होता है. एंड अगर उस लॉजिक से भी जाते तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होता. थर्ड देखो, if India's health sector is decarbonized, the resilience of its healthcare system may be compromised. This is also correct. अब हटाओ, हमारा काम क्या है, हमें बाइंडिंग वर्ड के कारण पता है कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचेगा, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. बट वी हैव सीन ना दैट थर्ड स्टेटमेंट तो सही है. अगर थर्ड स्टेटमेंट सही है तो फिर हमारे पास बचता कौन है, दैट ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट. 2 and 3 में सिर्फ एक ही करेक्ट है. एंड कौन सा करेक्ट है, थर्ड वाला करेक्ट है, सेकंड वाला बाइंडिंग के कारण गलत है. एंड दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1 कि जो इंडिया में हेल्थ सेक्टर है ना उसको अगर डीकार्बोनाइज कर दिया गया तो द रिजिलियंस ऑफ इट्स हेल्थ केयर सिस्टम में बी कॉम्प्रोमाइज्ड. एंड दिस इज द रीजन that at 28th United Nations Climate Change Conference, India refrained from signing the Declaration on Climate and Health. राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं. 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है. साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट दैट शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन अर्थ रोटेशन and axis. This is correct. Have you heard about polar wander? Have you heard about true polar drift? आपने अगर इसके बारे में सुना है तो आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि क्या होता है ये. Now coming to this question, this statement is correct. Second statement का अगर बात करें तो solar flares and associated coronal mass ejection bombarded the Earth's outermost atmosphere with tremendous amount of energy. Individual level पे this statement is also correct. Third देखो, as the earth polar ice melt, the water tend to move towards equator. ये भी स्टेटमेंट सही है. तो तीनों स्टेटमेंट सही है, सेकंड एंड थर्ड सही है. लेकिन ये जो साइंटिफिक स्टडी सजेस्ट कर रहा है ना दैट देयर इज शिफ्ट टेकिंग प्लेस इन अर्थ रोटेशन एंड एक्सिस, उसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है, ये सोलर फ्लेयर्स वाला नहीं एक्सप्लेन कर रहा है. कौन एक्सप्लेन कर रहा है, ये स्टेटमेंट थर्ड, दैट एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट द वाटर टेंड टू मूव टुवर्ड्स इक्वेटर. ठीक, melting of polar ice causes redistribution of mass on earth surface leading to changes in the rotation axis. and ये थर्ड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 34. इसमें भी 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है. पहला क्या कह रहा है, आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट on climate change is frequently discussed in the global discussion on sustainable development and climate change. ठीक है, चलो स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है. Article 6 of the Paris Agreement on climate change sets out the principle of the carbon market. This is correct. Statement 3. Article 6 of the Paris Agreement on climate change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate target. This is also correct. And both statement 2 and statement 3
स्टेटमेंट 1 को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है। सो आवर करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, अगर नॉन मार्केट स्ट्रेटजीज का बात करेंगे ना तो वो बहुत स्पेसिफिकली जो हमारे काम का नहीं है, अगर उसको देखेंगे तो वो आर्टिकल 6.8 में उसका जिक्र है। अगर कार्बन मार्केट का बात करेंगे तो वो आर्टिकल 6.2 6.4 में उसका जिक्र है। ठीक है, एंड आपके करंट अफेयर्स में अगर आपने फाउंडेशन करा है ठीक से तो वहां आपने पढ़ा होगा, या फिर इसके साथ साथ PYQ में हमने पेरिस एग्रीमेंट पढ़ा है क्या? वहां आप बताओ, आपने तो रिवाइज करा है ना PYQ, आप बताओ क्या वहां आर्टिकल 6 का जिक्र हुआ है क्या? कार्बन मार्केट वाले PYQ में आर्टिकल 6 का जिक्र था? बताओ आप। PYQ का रिफ्लेक्शन है दिस ईयर का जो प्रीलिम क्वेश्चन है ना, ये PYQ का ही रिफ्लेक्शन है। अगर फाउंडेशन तगड़ा है, अगर PYQ ठीक से किए हैं आप लोग, तो बहुत ज़्यादा चांस था कि प्रीलिम इस बार आपका क्लियर होता, या जिनका फाउंडेशन स्ट्रांग रहा होगा, जिनका PYQ एनालिसिस बहुत तगड़ा हुआ होगा, उनका पक्का पेपर क्लियर होगा। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 38। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द नेचर सोल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक? आप बताओ। बताया था मैंने क्या कि अगर ADB होता है, अगर वर्ल्ड बैंक ADB होता है, WTO होगा, सबसे ज्यादा यूरोपियन यूनियन होगा, तो बहुत चांस होता है आंसर होने का। आपको बताया ना मैंने, विजयनगर अंपायर होगा, कृष्णदेवराय होगा, अशोक होगा, अकबर होगा, गांधी जी होंगे, बहुत ज्यादा चांस होता है आंसर हो। वो क्या होगा आंसर? ADB। नहीं आता ना किसी को, पता है मोस्टली बच्चे एस्पिरेंट ये टिक करके आए, क्यों? फिर वो ऑब्जर्वेशन वीडियो का फायदा क्या हुआ? क्या फायदा हुआ? एंड दिस वर्क्स ना, पूछेगा ADB से, इस साल भी पूछा, आगे साल भी पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए जल्दी से, क्या कह रहा है? विथ रेफरेंस टू डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? इट कैन बी यूज्ड एज अ वे ऑफ कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन। एकदम हो सकता है। डायरेक्ट air capture removes CO2 directly from the atmosphere, and when this CO2 is stored underground or in long-lived product, it qualifies as carbon sequestration. Second देखो, it can be direct air capture can be valuable approach for plastic production and in food processing. क्यों नहीं हो सकता है? एक तो कैन लिख रहा है, पक्का हो सकता है। सो कैप्चर्ड CO2 कैन बी यूज्ड एज फीडस्टॉक इन केमिकल इंडस्ट्री इंक्लूडिंग प्लास्टिक प्रोडक्शन। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग, फॉर एग्जाम्पल कार्बोनेशन ऑफ बेवरेजेस। राइट, सो सेकेंड भी सही है। थर्ड देखिए, इन एविएशन इट कैन बी अ सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग with hydrogen to create synthetic low carbon fuel. This is also correct. अरे कुछ फ्यूचरिस्टिक ही तो बात हो रहा है, क्यों नहीं हो सकता है सही? सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज C 1, 2 and 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, रिगार्डिंग पीकॉक टैरेंट्यूला, गुटी टैरेंट्यूला जो भी है ये, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज एन ओमनिवोरस crustacean, no this is spider, it is a type of spider and it is carnivorous। अब ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आपको पता होना चाहिए था, ठीक है, तो ये गलत है, एंड ये आपको पता भी नहीं है ना, तो आप रेस में पीछे नहीं हो। बात समझो, वो क्वेश्चन गलत नहीं करना है, वो क्वेश्चन गलत नहीं करना है जो क्वेश्चन सारे लोग सही कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने फाउंडेशन करके अपना बेस तगड़ा किया, जिन्होंने PYQ एनालाइज करके अपना बेस तगड़ा किया, वो क्वेश्चन हमें गलत नहीं करना है, एंड उसमें ये क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन का गलत होना विल नॉट डिसाइड कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। राइट, पहला इज गलत। दूसरा देखो, इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरिया। दिस इज करेक्ट। इट इज नेचुरल हैबिटेट, इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज एन आर्बोरियल स्पीसीज। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। राइट, सो ये जो पीकॉक टैरेंट्यूला है ना इज आर्बोरियल, दैट इज इट लीव्स इन ट्रीज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा D 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 38, consider the following statement. Carbon dioxide emission in India are less than 0.5 tons CO2 पर कैपिटा। ये फैक्ट देख के आप बताओ, आप इसको क्रॉस करना करोगे या नहीं करोगे, है ना? यही तो MC की एप्टीट्यूड का बात हो रहा था ना। हो सकता है ना कि मतलब आप यहाँ पे इसको गलत करो, ये सही हो जाए, लेकिन हमने सीखा है ना इसको, तो अप्लाई करेंगे, नेट रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिल जाएगा। तो ये गलत अगर हुआ, राइट, V है ना, इसका मतलब A and D तो पक्का चला गया। अब बचा 2 ओनली, अब बचा 2 and 3। बताओ, आपको जाना होता, आप किसके साथ जाते? इसके साथ जाते। कभी कभी होगा जहां आपको सिर्फ यही आंसर दिखेगा, मतलब जब कभी किसी ऑप्शन में ऐसा होगा कि 2 ओनली है, 2 and 3 ओनली है, तो आंसर 2 and 3 होगा। वहां पे कहीं कहीं आंसर 2 ओनली भी होगा, लेकिन हमें नेट देखना है कि क्या हम पॉजिटिव हैं या नहीं है। तो अगर इस अप्रोच को भी फॉलो करते हैं तो विदाउट इवन रीडिंग द अदर 2 स्टेटमेंट वी अराइव्ड एट द करेक्ट आंसर, दैट इज 2 and 3। लेकिन पढ़ लो वैसे। In terms of CO2 emission from fuel consumption, India ranks second in Asia Pacific region। अब चलो
2 तो इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 का तो बात ही छोड़ दो। 3 देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर्स आर द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ CO2 इमिशन इन इंडिया। दिस इज करेक्ट। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? C, 2 and 3 ओनली। अब यहाँ लिख रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, इधर प्लांट्स इधर डिस्क्रिप्शन। कसावा, ऊडी श्रब, this is correct. Ginger, herb with pseudostem, this is also correct. Malabar spinach, herbaceous climber, this is also correct. Mint, annual shrub, no, this is wrong. It's not a shrub, it grows as herb. And mint के बारे में आप लोग मतलब जानते होंगे, right? तो ये तो गलत हो गया। Papaya, woody shrub, no, papaya it's like a tree-like plant with a chopped hollow stem, so it's not woody, right? Technically it's a large herb or a tree-like herbaceous plant, so this is also wrong. So correct क्या है? 1, 2, 3, मतलब correct is only 3. Question number 40 को देखिए। With reference to planet Earth, consider the following statement. Rainforest produce more oxygen than that produced by oceans. Rainforest produced more oxygen than that produced by oceans. This is wrong. Scientists जो है ना वो estimate करते हैं that roughly half of the oxygen production on Earth comes from ocean, around 50%. The majority of this production is from oceanic plankton. So पहला तो गलत हो गया। अब एक बात बताओ, पहला गलत, अब ये था एंड ये था, आप किसके साथ जाते बताओ? हम लोग सब्जेक्ट वाइज पूरे PYQ को कवर किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया है राइट फ्रॉम 2011 से 2024। ठीक, जब आपने सीरीज को देखा होगा तो आपने रियलाइज करा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब कभी भी ऐसा होगा कि एक में नन ऑफ द अबव है एंड एक में 2 ओनली है, तो मेजॉरिटी टाइम आपको एक जो बचेगा वही सही होता है। लेकिन हम फिर से कह रहे कि ये बात अभी मेरे लिए एक रूम में बैठ के बताना आसान है, लेकिन आपके लिए भी आसान होता ना, बट फॉर दैट आपको PYQ बहुत अच्छे से एनालाइज करना होता। आज नहीं, कुछ समय के बाद आपको खुद पता चलेगा दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का इंस्पिरेशन PYQ ही है। ये एप्टीट्यूड डेवलप करने के लिए आपको PYQ ही सॉल्व करना पड़ेगा। लास्ट में ये 10 मिनट का वीडियो देख के एप्टीट्यूड डेवलप नहीं होता है। ठीक है, तो 1 गलत हो गया, 2 सही है। दैट मरीन फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ वर्ल्ड ऑक्सीजन, सही है। 3rd गलत है। वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन several folds higher oxygen than that in the atmospheric air. This is factually wrong. Even well oxygenated water holds much less oxygen than atmospheric air. Even though dissolved oxygen is highest at the surface, there is still far less oxygen in water than is found in air. So 3rd statement गलत है, correct answer is 2 only, right? चलिए question 41 क्या कह रहा है? Consider the following types of vehicle: full battery electric vehicle, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल। हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड एज अल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल। अल्टरनेटिव पावर ट्रेन क्या होता है? इट रेफर्स टू व्हीकल सिस्टम दैट डू नॉट रिलाई सोली ऑन कन्वेंशनल इंटरनल कंबशन इंजन्स यूजिंग पेट्रोल और डीजल, राइट? एंड दीज इंक्लूड इलेक्ट्रिक मोटर, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, हाइब्रिड सिस्टम। सो आंसर क्या होगा? तीनों होगा। फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, एकदम होगा। दिस इज पावर्ड एंटायरली बाय इलेक्ट्रिक बैटरीज। हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल होगा, ये भी होगा। इट यूजेस हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इनसाइड अ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल, 3rd वन, वो होगा, वो भी होगा। It uses a combination of fuel cells and a battery electric motor. तो तीनों आंसर होगा। एंड साइंस टेक का क्वेश्चन है, आप बताओ क्या है ट्रिक? एंड अगर आप इसको सही कर रहे हो तो इसको क्यों नहीं सही करोगे? इसको सही कर रहे हो तो इसको क्यों नहीं सही करोगे? ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल द 3। बहुत दिमाग लगाने का भी जरूरत नहीं था। क्वेश्चन नंबर 42 with reference to UAV, that is unmanned aerial vehicle, consider the following statement. अब ये देखो, ये क्वेश्चन फिर से वही, खुद से पूछो कि क्या ये स्टेटमेंट आपके नॉलेज को चेक कर रहा है या आपके एप्टीट्यूड को चेक कर रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है? यूएवी के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट है ऑल टाइप्स ऑफ यूएवीज कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी कैन डू वर्टिकल लैंडिंग। बताओ, सारी यूएवी के बारे में यूपीएससी ने पीएचडी कर लिया होगा, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा होगा। ऐसा है क्या? एकदम नहीं, गलत होगा, 100% गलत होगा। ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी कैन डू ऑटोमेटेड होवरिंग, नहीं ना, ये भी गलत होगा। ऑल टाइप ऑफ यूएवीज कैन यूज बैटरी ओनली एज अ सोर्स ऑफ पावर सप्लाई, ये भी गलत होगा। अब फिर से मतलब पूछो खुद से कि क्या ये नॉलेज चेक कर रहा है? क्या यूएवी के रिस्पेक्ट में आपको जो इन्फॉर्मेशन है पता, क्या वो इन्फॉर्मेशन को चेक कर रहा है या फिर आपके एप्टीट्यूड को चेक कर रहा है? 1, 2, 3 तीनों गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा? नन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 43। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज
कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम, निकल। लिथियम पिछले बार ही पढ़ा है हमने, आया था पीवाईक्यू में 2024 वाले में भी, ठीक है। कोबाल्ट भी पढ़ा है हमने, निकल भी पढ़ा है हमने, ग्रेफाइट भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव यूजुअली मेक अप बैटरी कैथोड्स। क्या होता है, वी नो ना दैट इलेक्ट्रिक बैटरी कंसिस्ट ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स विच कंप्राइजेस टू इलेक्ट्रोड्स। एक होगा एनोड, दूसरा होगा कैथोड। हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सा जो है वो उसको आप कैथोड के रूप में यूज करोगे, ठीक। नहीं पता होगा बहुत लोगों को, एंड ये क्वेश्चन डिसाइड भी नहीं करेगा, लेकिन फॉर टाइम बिंग अभी हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो ग्रेफाइट है ना, ये एनोड के रूप में यूज होता है, ठीक है। दिस ग्रेफाइट इज यूज्ड इन एनोड नॉट कैथोड। तो हमसे कैथोड पूछ रहा था, ये तो होगा नहीं, कौन कौन सा होगा, कोबाल्ट, लिथियम, निकल, दैट इज ओनली 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। अब फिर से सोचना एंड पूछना खुद से कि क्या नॉलेज चेक कर रहा है, इस तरीके का क्वेश्चन आप कहाँ से पढ़ लोगे, आप बताओ। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग, सिगरेट बट्स, आई ग्लास लेंसेज, कार टायर्स, हाउ मेनी ऑफ द अबव कंटेन प्लास्टिक। अरे कोई भी प्लास्टिक यार इन वन फॉर्म और अनदर वो तो कंटेन करेगा ही ना। तो सिगरेट बट्स हो, आई ग्लास लेंस हो या कार टायर हो, तीनों में आपको किसी फॉर्म में तो प्लास्टिक मिलेगा। अब वो डिटेल में जाके जबरदस्ती का नहीं पढ़ना है कि कौन सा प्लास्टिक का फॉर्म इसमें मिलेगा, कौन सा इसमें मिलेगा, कौन सा इसमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो यूपीएससी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा आपसे, ठीक है। क्लियर है। एंड ये कहाँ से आप मतलब पूरा करेज के साथ, पूरे ब्रेवली आप क्वेश्चन को कब सॉल्व कर पाते, जब आपने साइंस टेक का भी पीवाईक्यू करा होता सब्जेक्ट वाइज, तब आपको समझ में आता ना कि क्या सही है, किस प्रकार से साइंस टेक के क्वेश्चन को, जहां नॉलेज नहीं है, जहां दिमाग नहीं लगा पा रहे, उस तरीके के क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 45, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, इथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन एंड यूरिया। हमसे पूछ रहा है कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके आप इथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन, यूरिया में से किसको किसको आप बना सकते हो, कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके पहले भी कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन पूछा है ना। कोल गैसिफिकेशन कन्वर्ट्स कोल इनटू syngas, synthetic gas, a mix of carbon monoxide, hydrogen, CO2 and other gases. This syngas can be used to make chemicals, fuels, fertilizer. तो इथेनॉल होगा क्या, एकदम होगा, यूरिया होगा, ये भी होगा, नाइट्रोग्लिसरीन नहीं होगा। This is made from glycerine and glycerol एंड नाइट्रिक एसिड। कोल गैसिफिकेशन से नाइट्रोग्लिसरीन नहीं बनेगा, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ओनली 2। एग्जामिनेशन में सोच पाना पॉसिबल है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा क्वेश्चन सॉल्व करना था क्या, नहीं करना था। चलो तो सिर्फ कौन कौन सा बनाया जा सकता है, इथेनॉल एंड यूरिया। अब सिंपल यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस जनरली नोन एज Cl20, HMX, LLM 105 which are sometimes talked about in media। अब ये सब एक्सप्लोसिव्स हैं इन मिलिट्री वेपन्स। करेक्ट आंसर इज बी। अब हम क्या करें, एक एक का एक्सप्लेनेशन दे, क्या जरूरी है, कोई जरूरत नहीं है जानना, इसका डिटेल, इसका डिटेल, इसका डिटेल नहीं जानना है। हम पहले भी बताए थे कि जो वर्ड न्यूज़ में है उसको अपने भाषा में एक लाइन में समझ लो कि वो है क्या, बात खत्म। Cl20, HMX, LLM 105 जो है दीज आर एक्सप्लोसिव इन मिलिट्री वेपन्स। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज एक्सपेक्टेड दैट मेजोराना 1 या मेजोरेना 1 चिप will enable quantum computing. Majorana 1 chip has been introduced by Amazon Web Services. Deep learning is a subset of machine learning. अब एक बात सोचो, क्या इंस्टीट्यूट किसी संस्था का नाम अगर दिया हुआ है तो क्या वो गलत होता है या नहीं होता है। अब नहीं पता है ना, मतलब लोग नहीं पढ़े होंगे इसके बारे में, राइट, नहीं पढ़े होंगे, नहीं जानते होंगे, लेकिन क्या ये ऑब्जर्वेशन स्किल्स में हमने नहीं देखा था कि अगर कोई इंस्टीट्यूट दिया हुआ है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत होगा, एंड हमें वो रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, बिकॉज उसके बिना तो मतलब एग्जाम निकलेगा ही नहीं। तो अमेजॉन वेब सर्विस के जगह पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट होना चाहिए था। दैट मेजोराना 1 चिप हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। अगर ये ट्रिक के मदद से भी पकड़ पाते हैं कि हाँ इंस्टीट्यूट गलत होता है और इसको अगर आप एक इंस्टीट्यूट के रूप में ही कंसिडर करते तो भी 1 2 2 2 मतलब A B D गलत होता है। करेक्ट आंसर क्या होता, C 1 and 3। क्वेश्चन नंबर 48, with reference to monoclonal antibodies often mentioned in the news, consider the following statement. Monoclonal antibodies, they are made
Proteins, correct. They stimulate immunological function due to their ability to bind to specific antigens. This is also correct. They are used in treating viral infections like that of Nipah virus. This is also correct. So the correct answer is D, 1, 2 and 3. साइंस का क्वेश्चन है क्यों नहीं सही होगा? क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। इस तरीके का क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या मैंने इस तरीके के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराए हैं PYQ से? क्या वहाँ पे मैंने इस तरीके के क्वेश्चन को किस प्रकार से अप्रोच करना है नहीं बताया है? देखो, कंसिडर क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर। अरे कोई तो वायरस होगा जो ओशन वाटर में सर्वाइव करेगा, ये गलत हो गया। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, फिर आप बताओ जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उसको क्या कहा जाता है? पूछा है प्रीवियस ईयर में, ध्यान है तो बताइए क्या कहते हैं। अरे कोई तो वायरस होगा जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा होगा, ये भी गलत हो गया। No virus can change the cellular transcriptional activity in the host cell, ये भी गलत है। कोई वायरस तो होगा, हमको नहीं पता है, मान लो हमको डिटेल नहीं पता है, राइट? अभी हम मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं ना, जबरदस्ती का समझा सकते हैं कि अच्छा ये वायरस है, ये वायरस है, एग्जाम्पल के साथ। बट डू आई रियली नीड टू नो ऑल दीज एग्जाम्पल्स? नहीं ना, ये क्वेश्चन तो एप्टीट्यूड से ही सॉल्व होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? तीनों गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, नन ऑफ द अबव, राइट? तीनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या कह रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, एक्टिवेटेड कार्बन इज अ गुड एंड अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पॉल्यूटेंट फ्रॉम एफ्लुएंट स्ट्रीम्स एंड टू रेमिडिएट कंटामिनेंट्स from various industries. Statement 2, activated carbon exhibit a large surface area and a strong potential for absorbing heavy metals. Activated carbon can be easily synthesized from environmental wastage with high carbon content. क्या है? तीनों स्टेटमेंट सही हैं एंड स्टेटमेंट 2 एंड 3 दोनों जो है ना वो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट? सो एक्टिवेटेड कार्बन इज अ गुड एंड अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स। Activated carbon is widely used in water and air purification due to its strong absorption capacity for various pollutants. Its large surface area allows for efficient absorption including heavy metals. And yes, activated carbon can be made from agricultural waste, coconut shells, sawdust, which are rich in carbon. So statement 3 भी सही है and statement 2 statement 3 दोनों जो है वो statement 1 को explain कर रहा है। एग्जाम में नहीं पता है चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, with reference to Indian polity consider the following statement। ऑर्डिनेंस के रेस्पेक्ट में है ना, पढ़ो स्टेटमेंट 2 पढ़ो। An ordinance can abridge a fundamental right। अरे नहीं, गलत है ये। An ordinance is just like an ordinary act of parliament and this is bound by constitutional limitation and cannot violate or take away fundamental rights which are guaranteed by constitution. So statement 2 is 100% incorrect. Moreover, ordinances are specifically covered under the definition of law under article 13. अब जैसे 2 गलत हुआ, we arrived at the answer, correct answer, that is C, that is 1 and 3 only, right? So फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है, that an ordinance can amend any central act, हुआ है, आपको भी पता होगा। थर्ड भी सही है, an ordinance can come into effect from a back date, कोई इशू नहीं है इसमें। कैच किया था, सेकंड स्टेटमेंट को पकड़ना था। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? एक तरफ स्टेट है, एक तरफ डिस्क्रिप्शन है। अरुणाचल प्रदेश, द कैपिटल इज नेम्ड आफ्टर अ फोर्ट एंड द स्टेट हैज 2 नेशनल पार्क। दिस इज करेक्ट। अब वो 2 नेशनल पार्क का नाम आप बताओ एंड वो फोर्ट का भी नाम बताओ क्या है। दूसरा, नागालैंड, द स्टेट came into existence on the basis of Constitutional Amendment Act. Which Constitutional Amendment Act? 13th Constitutional Amendment Act 1962. ठीक है, तो ये भी सही है। त्रिपुरा के बारे में अगर बात करें तो yes, initially पार्ट सी स्टेट था, it became a centrally administered territory with reorganization of states in 1956 and later attained the status of full-fledged state. So third भी सही है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा all the 3. Now question number 53, this was also one of the easiest question. With reference to India, consider the following: Interstate Council, National Security Council, Zonal Council. आप बताओ। Zonal Council तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बनाया गया है ना, 1956 वाला, राइट? तो ये तो होगा नहीं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा नहीं बनाया गया है, पढ़ा है क्या आपने कहीं? कौन बनाया गया है? इंटरस्टेट काउंसिल। कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है आप बताओ? आर्टिकल 263. Article 263 empowers the president to establish an interstate council if he believes it serves public interest, and he may specify its duties, organizational structure and procedure to promote center state and interstate coordination. And so
इन परसुएंस of the above recommendation of Sarkaria Commission, the Janata Dal government headed by VP Singh established the Interstate Council in 1990. हमसे सिंपल पूछा है ना, with reference to India consider the following 1, 2, 3, इसमें से कौन सा जो है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. How many of the above were established as per provision of Constitution of India? आंसर क्या होगा, ओनली 1. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं जल्दी से. 54 क्या कह रहा है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशंस दैट इन सर्टेन स्पेयर्स द गवर्नर ऑफ स्टेट एक्ट इन हिज और हर ओन डिस्क्रिप्शन. दिस इज करेक्ट. द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड डिस्क्रिशनरी पावर टू गवर्नर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस. फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 371A, 371A(1)(b) नागालैंड, Article 371HA Arunachal Pradesh, and in matters like reserving a bill for president consideration, Article 200. ये सारे matters पे the governor can act in his individual discretion. Second statement देखो कितना nonsense statement है. The president of India can of his or her own reserve a bill passed by state legislature for his or her consideration without it being forwarded by governor of the state concerned. No, this is wrong. The president cannot suo motu reserve a bill passed by state legislature. It is only the governor who may reserve certain types of bill for the consideration of president under Article 200, and the president acts only after such a reservation is made by governor. So second is wrong, first सही है. करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 1 ओनली. क्वेश्चन नंबर 55. इधर प्रोविजन लिखा हुआ है, इधर स्टेटेड अंडर. जैसे पहला सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट. कौन सा आर्टिकल होगा आप बताओ? आर्टिकल 50 पार्ट 4 DPSP. सही है. वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर. आर्टिकल 51AF फंडामेंटल duties part 4A. Prohibition of employment of children below age of 14 years in factories. This is also correct. This is under article 24 fundamental right. ये भी सही है. 1, 2, 3 तीनों सही है. Correct answer is all the 3. Question number 56 क्या कह रहा है? With reference to Constitution of India, if an area in a state is declared as scheduled area under 5th schedule, तो 1 and 2 हमसे पूछ रहा है कौन सा सही है. तो with reference to Constitution of India, if an area in a state is declared as scheduled area under 5th schedule, तो पहला the state government loses its executive power in such area and local body assumes total administration. गलत हो गया ना यहीं पे? Total administration. State government does not lose its executive power. However, they are subject to some restrictions, right? दूसरा statement देखिए. The union government can take over the total administration of such area under certain circumstances on the recommendation of governor. The union government does not take over administration of scheduled area on the recommendation of governor. It is the governor who exercises discretionary power regarding administration and law application in these area, and he may submit report to president. तो ये भी गलत है. करेक्ट आंसर क्या होगा? neither 1 nor 2. क्वेश्चन नंबर 57 देखो. एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरफ कौन से मिनिस्ट्री के अंडर वो फॉल करता है. सो विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग. नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. नो. National Automotive Board, this is under Ministry of Heavy Industries. Ministry of Heavy Industries ये होगा. So पहला गलत हो गया. The Coir Board, this is under MSME Ministry. Ministry of MSME ये होगा. ये भी गलत हो गया. The National Center for Trade Information, this is under Ministry of Commerce and Industry. So इसका ये होगा. So तीनों गलत है. Correct answer क्या होगा? None. Question number 58 क्या कह रहा है? Consider the following subject under Constitution of India. List 1 Union List is 7th list 1 Union List in the 7th schedule. Extent of executive power of a state. Condition of governor's office. List 1 Union List in the 7th schedule. Extent of executive power of a state. Condition of governor's office. Question क्या पूछ रहा है? Question पूछ रहा है for a constitutional amendment with respect to which of the above ratification by legislature of not less than 1/2 of the state is required before presenting the bill to the President of India for assent. For a constitutional amendment with respect to which of the above ratification by legislature of not less than 1/2 of the state is required before presenting the bill to the President of India for assent. आप बताओ ये जो condition of governor's office है इसको अगर हमको amend करना है तो उस केस में क्या
हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का रेटिफिकेशन चाहिए? बताओ, एकदम नहीं चाहिए। लेकिन अगर 7th शेड्यूल करना है तब तो पक्का चाहिए होगा। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट को कम करना है तब भी पक्का चाहिए होगा। लेकिन क्या इस केस में चाहिए? गवर्नर्स ऑफिस के कंडीशन को अगर चेंज करना है, अमेंड करना है, नहीं चाहिए। एंड जैसे ये बात आप पकड़ पाते हो, यू अराइव्ड एट द करेक्ट आंसर, दैट इज आंसर ए, ऑप्शन ए 1 एंड 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, विथ रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गवर्नर ऑफ स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ पावर एंड ड्यूटी ऑफ हिज और हर ऑफिस। दिस इज करेक्ट। ठीक है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट गवर्नर ड्यूरिंग हिज और हर टर्म ऑफ ऑफिस। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। PYQ है ये। थर्ड देखिए, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड विद इन द हाउस। दिस इज ऑल्सो करेक्ट ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 2 3। सिंपल क्वेश्चन है। अब पॉलिटी से मतलब इससे आसान क्या एक्सपेक्ट करोगे? क्वेश्चन नंबर 60 देखो, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, रिफाइनिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम, marketing and sale of petroleum product, production of natural gas. How many of the above activities are regulated by Petroleum and Natural Gas Regulatory Board in our country? क्या ये बॉडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है? हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय PNGRB? बताओ। प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, नो, दिस इज नॉट रेगुलेटेड बाय PNGRB। हाँ, रिफाइनिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा। मार्केटिंग एंड सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी होगा। फिर से प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली 2, right? Now, question number 61. Okay, so the question is saying, suppose the revenue expenditure is 80,000 crores and the revenue receipt of the government are 60,000 crore, right? तो एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 80,000। रेवेन्यू रिसीट कितना है? 60,000। द गवर्नमेंट बजट ऑल्सो शोज बोरोइंग ऑफ 10,000 करोड़ एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ 6,000 करोड़। तो ये बोरोइंग हो गया एंड दिस इज इंटरेस्ट पेमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? बोल रहा है रेवेन्यू डेफिसिट 20,000 करोड़ है। अब आप एक बात बताओ, देखो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, है ना। तभी तो डेफिसिट का मतलब क्या कि हम खर्च ज्यादा कर दिए हैं एंड हमको रिसीट कम हुआ है, हमको पैसा कम आया है, रेवेन्यू पैसा कम आया है। ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? दिस इज 80,000 करोड़। रेवेन्यू रिसीट कितना है? 60,000 करोड़। तो 80,000 माइनस 60,000 20,000 करोड़। सो 20,000 करोड़ इज द करेक्ट आंसर फॉर रेवेन्यू डेफिसिट। तो पहला तो सही है। फिस्कल डेफिसिट 10,000 करोड़। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट हम लोग बोरोइंग को बोलते हैं, राइट? तो वो 10,000 करोड़ है क्या? हाँ है। बोरोइंग 10,000 करोड़ लिखा हुआ है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? दिस इज फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। जो अब तक आप फॉर्मूला एंड सिर्फ थ्योरी में पढ़ के जा रहे थे, उसी का एक छोटा सा एकदम आसान सा न्यूमेरिकल पूछा है। सो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट हमको पता है, जो मेरा बोरोइंग है 10,000, उसमें से हमको क्या करना है? हमको 6,000 को माइनस करना है। 6,000 क्या है? मेरा इंटरेस्ट पेमेंट है। ठीक है। तो फिजिकल डेफिसिट में से हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करेंगे, तो 10,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 4,000 करोड़। दिस इज माय प्राइमरी डेफिसिट। क्लियर है? तो कौन सही है? तीनों सही है। 1 2 3 तीनों आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए जल्दी से। सिंपल है। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर विच विल कनेक्ट। तो सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, इट विल कनेक्ट इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाया Iran, right? This is a 7,200 kilometer long multimodal transportation network that connects India with Iran, Central Asia, Russia, Europe। कहाँ कहाँ पढ़ा हमने? करंट अफेयर्स में भी देखा, फाउंडेशन में आपने पढ़ा होगा, है ना। PYQ में भी INSTC के बारे में पूछा है। This is designed to facilitate the movement of goods from India to regions like Iran, Central Asia, Russia, Europe using a combination of sea, rail, road routes। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 63, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 कह रहा है, ऑफ द 2 मेजर एथेनॉल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ब्राजील एंड USA, द फॉर्मर प्रोड्यूसेस मोर इथेनॉल देन लेटर। नो, दिस इज रॉन्ग। US प्रोड्यूस मोर इथेनॉल देन ब्राजील। सो पहला स्टेटमेंट गलत है। अब जैसे पहला स्टेटमेंट गलत है, हम लोग डायरेक्टली आंसर पे आ जाते हैं, बिकॉज इसमें तो दोनों स्टेटमेंट को सही बोल रहा है, इसमें भी दोनों स्टेटमेंट को सही है। इसमें पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, एंड हमको पता है कि पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो डायरेक्टली हमारे पास आंसर क्या होगा? डी। ठीक है। अच्छा, बट साथ ही साथ एक बार सेकेंड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट तो सही होगा पक्का, ऑप्शन से पता चल रहा है। सो अनलाइक इन US वेयर कॉर्न इज अ प्रिंसिपल फीडस्टॉक फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन, sugar cane is the principal feedstock for ethanol production in Brazil.
दिस इज करेक्ट। नहीं भी पता होता तो भी कोई इश्यू नहीं है, कन्फ्यूजन होता है एग्जामिनेशन में एंड ये क्वेश्चन डिसाइड नहीं करता। हम लोग देखें बहुत सारे क्वेश्चन में एलिमिनेशन लग रहा था, ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फाउंडेशन से पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पीवाईक्यू से पूछे गए हैं। तो ये अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं भी बन रहा है ना तो इतना परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं जल्दी से, एक मिनट। हाँ 64 क्या कह रहा है, द वर्ल्ड बैंक वार्नड दैट इंडिया could become one of the first places where wet bulb temperature routinely exceed 35 degrees Celsius. Which of the following best reflect the implication of the above said report? पहले तो ये wet bulb temperature क्या होता है? It is the lowest temperature that air can reach by evaporation of water. Wet bulb temperature जो है ना, it shows how cool something can get through evaporation, है ना। evaporation के कारण air का temperature कितना कम हो सकता है। It is very important for understanding heat stress on human body, especially in hot and humid weather. तो वही wet bulb temperature routinely exceed कर रहा है 35 डिग्री सेल्सियस। This is as per World Bank. तो इसका implication क्या होगा? Peninsular India will most likely suffer from flooding, tropical cyclones and drought. This is correct because अगर 35 डिग्री सेल्सियस exceed कर रहा है तो this pertains to lethal heat stress caused by combination of high temperature and humidity. This is correct. Second देखो, the survival of animals including humans will be affected as shedding of their body heat through perspiration becomes difficult. So at a wet bulb temperature of 35 degrees Celsius, human body and animals cannot cool itself through sweating, leading to heat stroke, organ failure, death within hours. And this is a core implication of World Bank's warning. And so both 1 and 2 are correct. So correct answer is C, both 1 and 2. Question number 55 क्या पूछ रहा है? A country's fiscal deficit stand at 50,000 crore. It is receiving 10,000 crore through non-debt creating capital receipt. मतलब ऐसा capital receipt जो debt नहीं create कर रहा है। The country's interest liabilities are 1,500 crore. तो fiscal deficit कितना है? 50,000 crore. Non-debt capital receipt कितना है? 10,000 crore. Country's interest liability कितना है? 15,000 crore. हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है प्राइमरी ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है होगा। सो ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा? प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब 50,000 माइनस 1,500 करोड़ इज इक्वल टू 48,500 करोड़, राइट। सो करेक्ट आंसर इज ए। ये 10,000 का काम आया क्या? कहीं नहीं आया। क्यों दिया? कंफ्यूज करने के लिए। हमारे से सॉल्व होता है ये क्वेश्चन कब होता? जब हमें एक एक चीज बहुत अपने भाषा में पता होता कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। अभी कुछ देर पहले हमने देखा ना ये भी क्वेश्चन, देखो यहाँ पे 61, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिकमेंडेशन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट? अब देखो इसमें बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, राइट। अब एग्जामिनेशन में तो हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन क्या ये सारा नंबर फिगर्स याद रहता है? लेकिन ये याद रहता है। सेकंड वाला पढ़िए, लिख रहा है 45% ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ यूनियन टैक्स आर टू बी शेयर्ड विद स्टेट्स। नहीं भाई, 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड डिवोल्यूशन ऑफ 41%, एंड वो भी 14th फाइनेंस कमीशन जो 42% किया था ना, उससे 1% रिड्यूस करके बताया गया टू एकोमोडेट द फंडिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरीज लाइक J&K एंड लद्दाख। तो इसीलिए 42 से 41 किया गया। 41 कौन किया? 15th फाइनेंस कमीशन। दिस वाज बाय 14th फाइनेंस कमीशन। अब आप एक बात बताओ, ये पॉइंट्स अगर याद नहीं भी है तो काम चलेगा? कैसे चलेगा? देखो यहाँ पे हमको पता है 2 गलत है, 2 गलत है, 2 गलत है। वी अराइव्ड एट द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक का बात हो रहा है, ठीक है। सो लिख रहा है इट प्रोवाइड लोन्स एंड गारंटीज टू मिडिल इनकम कंट्रीज। इसमें कुछ ऐसा काटने लायक नहीं है। इट वर्क सिंगल हैंडेडली टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पॉवर्टी। सिंगल हैंडेडली मतलब ये एक अकेला मतलब ये काम कर रहा है जिससे डेवलपिंग कंट्रीज में पॉवर्टी को कम किया जाए। अरे कितना मतलब कॉमन बात है ना ये। इट इज वर्किंग विद अदर इंस्टीट्यूशन एज वेल। अदर इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके काम कर रहा है। IBRD इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड इट वर्क्स विद अदर इंस्टीट्यूशन रादर देन सिंगल हैंडेडली रिड्यूसिंग पॉवर्टी। सो सेकंड वाला तो गलत हो गया। जैसे सेकंड गलत हुआ, यू अराइव्ड एट द करेक्ट आंसर दैट इज 1 and 3
सी, ठीक है। सो इट वॉज एस्टेब्लिश टू हेल्प यूरोप रीबिल्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। सही बात है, लेकिन हमें तो सिर्फ ये सिंगल हैंडेडली से ना मतलब होना चाहिए था, ये गलत हुआ। वी अराइव्ड एट द आंसर एंड इस बार बहुत से क्वेश्चन में एलिमिनेशन बहुत आसानी से लगा है ना। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ आरटीजीएस एंड एनईएफटी। क्या कह रहा है, इन आरटीजीएस द सेटलमेंट टाइम इज इंस्टेंटेनियस व्हाइल इन केस ऑफ एनईएफटी इट टेक्स सम टाइम टू सेटल द पेमेंट। आपने इतना तो मतलब पढ़ाई किया होगा, आरटीजीएस एनईएफटी वगैरह आप पढ़ के गए होगे, राइट। आरटीजीएस प्रोसेसेस transaction individually and in real time, meaning the transfer is settled instantly as soon as it is initiated, जबकि NEFT that is National Electronics Fund Transfer, इसका जो process transaction है ना, it processes the transactions in half hourly batches, so there is delay before the funds are credited to the beneficiary account. So पहला तो सही है, पहला सही है, right? पहला किसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें। दूसरा देखते हैं, in RTGS the customer is charged for inward transaction while that is not the case for NEFT. As per RBI guideline, no charges are levied for inward transaction, that is for receiving funds in both RTGS and NEFT. तो ये inward transaction मतलब जब आप फंड रिसीव करो तो उस समय आपको चार्ज नहीं लगेगा, ना वो आरटीजीएस में लगेगा ना एनईएफटी में लगेगा। 2 गलत हो गया। ऑपरेटिंग आवर्स फॉर आरटीजीएस आर रिस्ट्रिक्टेड फॉर सर्टेन डेज व्हाइल दिस इज नॉट ट्रू फॉर NEFT. Both RTGS and NEFT are available 24/7, 365 days a year for online transaction as per latest RBI guideline. Earlier RBI na it had restricted the hours for RTGS. ठीक है, तो earlier RTGS had restricted hours, but since December 2020 it operates round the clock. NEFT has also been made 24/7. तो ये भी गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए जल्दी से। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, 1 से 5 कुछ कंट्रीज लिखे हुए। हाउ मेनी ऑफ द अबव, हाउ मेनी कंट्रीज अमंग द अबव आर देयर other than India where international merchant payments are accepted under UPI। अब ये सब ना मतलब नहीं आता एग्जाम में याद, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसमें मान लो अगर किसी को एक पता है तो वो अगर ऑप्शन ऐसा हो 1 and 2, 1 2 3 ऐसा कुछ हो तो बनता भी है, मतलब लॉजिक लगाना, एलिमिनेशन लगाना, इस तरीके के ऑप्शन में नहीं बनता है, राइट। यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर इज ओनली 3। पूछ रहे हैं हाउ मेनी ऑफ द अबव आर देयर अदर देन इंडिया वेयर इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट्स आर एक्सेप्टेड अंडर यूपीआई। कौन कौन है, यूएई होगा, फ्रांस होगा, सिंगापुर होगा, मतलब ओनली 3। जर्मनी नहीं होगा, बांग्लादेश नहीं होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं जल्दी से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट about PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. So it target the installation of 1 crore solar rooftop panel in residential sector. This is correct. The Ministry of New and Renewable Energy aim to impart training on installation, operation, maintenance and repair of solar rooftop system at grassroots level. This is also correct. It aimed to create more than 3 lakh skilled manpower through fresh skilling and upskilling under the scheme component of capacity building. This is also correct. So the correct answer is D, 1 2 3. Question number 71. Sedition has become my religion was the famous statement given by Gandhi ji at the time of। खुद से सोचो किसमें, मतलब कौन से समय। क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत दूर का बात हो जाएगा। अटेंडिंग सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये तो मतलब लॉजिक भी लगाना बहुत सही नहीं रहेगा। चंपारण सत्याग्रह तो पहला मतलब उनका है ही, है ना, पढ़ा है हमने, केक, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, तो बचता कौन है, पब्लिकली वायलेटिंग सॉल्ट लॉ एट डांडी, एंड वहीं पे सेडिशन लगा भी, अगर लगा होगा तो, राइट। सो गांधी मेड द स्टेटमेंट सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930 स्पेसिफिकली एट डांडी आफ्टर ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ on April 6, 1930। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 72 मोस्ट इजीएस्ट, मतलब एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन था। द फेमस फीमेल फिगरीन नोन एज डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदारो इज मेड ऑफ ब्रोन। इस पर डिस्कशन करने का कोई आवश्यकता नहीं है। हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू द पीपल अरेस्टेड इन आफ्टरमथ ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट। करेक्ट आंसर इज मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत। टफ क्वेश्चन था बिकॉज बहुतों को ये लग रहा था कि आंसर इज सीआर दास, बट द करेक्ट आंसर इज मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। सब्सिक्वेंट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स गांधी जी हु कंसिस्टेंटली अपोज्ड अनटचेबिलिटी and appealed for its eradication from all spheres, decided to include the upliftment of Harijan in his political and social program. Subsequent to which of the following event गांधी जी consistently, कौन से event के बाद आप बताओ। बहुत आसान है ना, स्पेक्ट्रम ले लो, फाउंडेशन में कर लो, PYQ कर लो, सब जगह आपको मिलेगा, राइट। नाउ
क्वेश्चन नंबर 75 देखो, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रूट्स, पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा. How many of the above were introduced in India by Portuguese in 16th 17th century? Correct answer is all the three, that is papaya, pineapple, guava. Clear है? Okay. Question number 76 क्या कह रहा है? Consider the following countries. कुछ countries के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे. How many of the above countries have more than 4 time zones? ये एक tough question है, ठीक है? Tough question. क्यों? क्योंकि अगर आप कंट्रीज को सिर्फ उसका मेन लैंड सिर्फ कंसिडर करोगे तो आंसर कुछ आएगा. अगर वो कंट्रीज के अंदर कुछ अदर टेरिटरीज हैं उसको भी कंसिडर करोगे इस कंट्री का पार्ट तो आंसर कुछ और आएगा. राइट. एंड सो ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा है जहां पे आपको बहुत ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिलेंगे आंसर कीज में. राइट. बट फॉर अस वी आर गोइंग विथ ओनली 3. जैसे यूके हैज 9 टाइम जोन्स. अगर उसके अदर टेरिटरीज को भी जो यूके के अंडर में है अगर उसको कंसिडरेशन में लिया जाए तो डेनमार्क भी होगा, इसमें 5 टाइम जोन्स है. न्यूजीलैंड नहीं होगा बिकॉज यहाँ 3 टाइम जोन्स है. हमसे पूछ रहा है 4 से ज़्यादा कहाँ है. ऑस्ट्रेलिया होगा, एकदम होगा. राइट. इट इज़ ऑल्सो हैविंग मोर देन 4 टाइम जोन्स. ब्राज़ील का अगर बात करें तो इट इज़ हैविंग 4 टाइम जोन्स. राइट. तो ब्राज़ील भी नहीं होगा. तो हुआ कौन? ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, यूके. सो द करेक्ट आंसर according to us is C, that is only 3. Now question number 77, ये भी tough question. Consider the following statement. Anadyr in Siberia and Nome in Alaska are a few kilometers from each other, but when people are waking up and getting set for breakfast in these cities, it would be different days. And statement 2 क्या कह रहा है? When it is Monday in Anadyr, it is Tuesday in Rome. अब देखो this question ना is based on international date line and its effect on time and date differences between geographically close location. This Anadyr, which is in Siberia, and Nome, which is in Alaska, are relatively close across the Bering Strait. However, the international date line passes between them. What is this international date line? It is an imaginary line around 180 degree longitude where date changes by 1 day when crossed. If this is international date line, so ye Anadyr lies west of ideal while Nome lies east of ideal. Due to this, despite their close distance, they are placed on different calendar days. So first वाला तो सही है. And this Anadyr ना, this is ahead of Nome by about 20 hours. So when it is Monday in Anadyr, it is still Sunday in Nome, not Tuesday. Tuesday यहाँ पे लिखा हुआ है. Anadyr जो है ना, this is 20 hours अहेड है. तो अगर यहाँ मंडे होगा तो यहाँ पे क्या होगा? संडे होना चाहिए ना. नोम सही है क्योंकि अहेड चल रहा है, पहले चल रहा है. यहाँ ट्यूसडे तो नहीं होगा. सो सेकंड गलत. करेक्ट आंसर इज 1 ओनली. अब एग्जामिनेशन सेटिंग में थोड़ा सा मतलब सोचना, आंसर पे आना इज डिफिकल्ट. ठीक है, चलो. क्वेश्चन नंबर 78, इजीएस्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग वाज फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट? डिस्कशन बहुत जरूरी नहीं है. पेरियर, ईवी रामास्वामी नायकर. राइट. क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं. उसके पहले हटाने दीजिए. या 79. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर. कंट्री है यहाँ पे रिसोर्स रिच इन. सो बोट्सवाना डायमंड, चिले लिथियम, इंडोनेशिया निकल. सो तीनों सही है. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं जल्दी से. क्या कह रहा है? इधर रीजन है एंड वो रीजन कौन से कंट्री में लाई करता है. जैसे मेलोरका. राइट. दिस इज इटली. नो, दिस बिलोंग्स टू स्पेन. ठीक उसी प्रकार से नॉर्मैंडी या जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, दिस बिलोंग्स टू फ्रांस. दिस बिलोंग्स टू फ्रांस, नॉट स्पेन. तो ये भी गलत हो गया. सार्डिनिया, ये आप सबने पढ़ा होगा. दिस बिलोंग्स टू इटली, नॉट फ्रांस. सो ये भी गलत. तो सो द करेक्ट आंसर इज डी, नन. राइट. क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं जल्दी से. 81 क्या कह रहा है? देखो जल्दी से. स्टेटमेंट 1, सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन्स एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स. ठीक है. स्टेटमेंट 2 कह रहा है सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स have phosphorescent properties. So दोनों स्टेटमेंट सही है एंड सेकंड वाला फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है. राइट. सो करेक्ट आंसर इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर इनकरेक्ट. मतलब हमको कौन सा गलत है ये पता करना है. राइट. अब थर्ड वाला पहले पढ़ते हैं. कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID टैग्स fitted on tracks in station section. सही है ना? If this is correct, तो ये तीनों तो पक्का नहीं होगा BCD, क्योंकि हमसे बोल रहा है इनकरेक्ट कौन सा है. सो करेक्ट आंसर फिर क्या हो जाएगा उस रिस्पेक्ट में? 1 and 2 ओनली.
इसका मतलब फर्स्ट भी रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है। कैसे? इंडियन रेलवेज हैव प्रिपेयर्ड अ नेशनल रेल प्लान टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2028। ईयर वगैरह मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, गलत होता है। दिस इज नॉट 2028, दिस इज बाय 2030। ठीक है यहाँ तक। कवच is an automatic train protection system developed in collaboration with Germany. This is also wrong because Kavach was developed indigenously in India without foreign collaboration. So ये भी गलत होगा। तो 1 and 2 गलत है। So our answer is A. Now question number 83. Consider the following space mission. 1, 2, 3 कुछ लिखा हुआ है। हमसे पूछ रहा है how many of the above space mission given above encourage and support microgravity research. देखो इस तरीके के क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं पता होता तो हमें ऑल द 3 के साथ जाना चाहिए था, राइट? क्योंकि इन वन फॉर्म और अदर वो कहीं ना कहीं माइक्रोग्रेविटी रिसर्च में मदद ही करता, मान लो अगर नहीं भी कुछ पता है तो, राइट? ठीक है, तो विदाउट फर्दर डिस्कशन मतलब इतना हम लोग समझ सकते हैं। जैसे हमने बहुत सारे साइंस वाले क्वेश्चन में भी देखा है, तो अगर बहुत कुछ नहीं भी पता है ना तो भी मतलब काम चल जाता है। एंड अगर आपको जैसे पढ़ना भी था तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगर आप एक्सियम 4 के बारे में पढ़ोगे, स्पेडेक्स के बारे में पढ़ोगे, गगनयान के बारे में पढ़ोगे, तो हो सकता है ना यहाँ पे वो माइक्रोग्रेविटी वाला बात ना आए, राइट? लेकिन जब हम लोग साइंस वगैरह का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थ्रू देखा है हमने, तो हमें पता चला है कि उस केस में हम लोग ऑल द 3 या ऑल ऑफ द अबव के साथ जा सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सही होता है, नेट रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलता है हमें। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 84। विथ रेफरेंस टू इंडियाज डिफेंस कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। इधर एयरक्राफ्ट है, इधर इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। डॉर्नियर 228, दिस इज करेक्ट। This is used for maritime surveillance, maritime patrol aircraft. This is correct. IL-76 supersonic combat aircraft. No, this is wrong. It is a military transport aircraft. And शायद ये subsonic है, not supersonic. And this is not a combat aircraft, but a military transport aircraft. तो ये गलत होगा, 2 गलत है, सेकंड वाला। C-17 Globemaster 3 military transport aircraft. तो yes, this is correct. This is used for heavy military transportation. So correct answer क्या होगा? Correct answer होगा only 2. That is 1 and 3 are correct. So our answer is B, only 2. Question 85 प्रीवियस ईयर में पूछा है एंड एनवायरनमेंट में आपने ही पढ़ा होगा अगर आपने फाउंडेशन अच्छे से करा है तो, राइट? सो आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन मेक यूज ऑफ सिंपल, वेरी सिंपल, सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड। इस पे फर्दर डिस्कशन का जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन 86 क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पार्डनिंग पावर of the President of India. पहला स्टेटमेंट, the exercise of this power by President can be subjected to limited judicial review. This is correct, right? This is correct. इतने सारे बार मतलब न्यूज में था, करंट अफेयर्स, बहुत सारे रीजन है। एक भी केस आपको पता है जिसके कारण न्यूज में था ये? दूसरा देखिए, the president can exercise this power without the advice of central government. No, the president must act on the advice of government. So second गलत है, पहला सही है। 1 only is the correct answer, A. Now question number 87 देखते हैं। Consider the following statement. कुछ 3 स्टेटमेंट दे रहा है, राइट? देखते हैं जल्दी से। चलो पहले ना हम लोग एक काम करते हैं, स्टेटमेंट 2 को ही पढ़ते हैं। According to provision of the Constitution of India, a member of House of the People on being elected as a speaker shall resign from his or her political party immediately. बताओ, आप खुद बताओ, is this correct और incorrect? 100% incorrect है। स्पीकर कहाँ रिजाइन करते हैं अपने पार्टी से? कर सकते हैं, बट लिख रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो कर देते हैं immediately after being elected as speaker. No, this is wrong. एंड जैसे wrong देखो तो we arrived at the answer. हमसे करेक्ट पूछ रहा था, 2 गलत है ना, इसमें गलत। our answer is 1 and 3, मतलब 1 and 3 तो सही है। अब जल्दी से पढ़ लेते हैं। On the dissolution of House of the People, the Speaker shall not vacate his or her office until immediately before the first meeting of the House of the People after dissolution. This is correct. स्पीकर का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्पीकर से रिलेटेड पूछा है उसमें भी ये स्टेटमेंट हमने पढ़ा है। थर्ड देखिए, द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज और हर ऑफिस by a resolution of House of the People passed by majority of all the then members of House, provided that no resolution shall be moved unless at least 14 days notice has been given of the intention to move resolution. ये दोनों सही है। क्या इतना टफ था? नहीं था, ये वर्ड सिर्फ पकड़ना था। तो करना क्या था, अगर सिंपल रखते ना 87 1 2 3 तीनों पढ़ते, सेकंड वाले में पकड़ लेते कि हाँ सेकंड गलत है, ऑप्शन पे चेक करते हैं, A B D गलत होता, C इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 88 देखो, कह रहा है इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस एज to whether a member of House of the People has become subject to disqualification under 10th schedule, President's decision
in accordance with the opinion of Council of Ministers shall be final. This is incorrect. The decision on question as to disqualification on the grounds of defection are referred to chairman or the speaker of such house which is subject to judicial review. तो प्रेसिडेंट नहीं होगा यहाँ पे, दिस इज रॉन्ग. सेकंड बोल रहा है देयर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दिस इज रॉन्ग. क्यों? बिकॉज द टर्म पॉलिटिकल पार्टी इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन 10th शेड्यूल विच डील्स विद, आप बताओ 10th शेड्यूल किससे डील करता है? एंटी डिफेक्शन से. सो फर्स्ट भी गलत, सेकंड भी गलत. आवर आंसर इज डी, नीदर वन नॉर टू. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है देखते हैं जल्दी से. दो स्टेटमेंट दे रहा है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट हैव नो पावर for making rules for grant of concession in respect of extraction of minor mineral even though such minerals are located in their territories. बताओ minor mineral का बात हो रहा है, उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं है. आप बताओ क्या ये प्रीवियस ईयर में हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? स्टेट गवर्नमेंट डू हैव अथॉरिटी टू रेगुलेट द माइनर मिनरल. जैसे स्टेटमेंट 1 गलत हुआ हम लोग आ गए आंसर पे, बिकॉज दिस इज द ओनली ऑप्शन जहां पे स्टेटमेंट 1 गलत है. स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल अंडर द रेलिवेंट लॉ. दिस इज करेक्ट. ठीक. एंड हम इस तरीके के क्वेश्चन में आपको बार बार बोल रहे थे कि भगवान से प्रे कीजिएगा कि एक स्टेटमेंट गलत हो, दोनों सही होगा तो भी प्रॉब्लम है. एक स्टेटमेंट गलत हो एंड आप सेफली आंसर पे पहुंच जाओगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इनैक्टेड नेचर रिस्टोरेशन लॉ टू टैकल द क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस. अब सिंपल, हमने ऑब्जर्वेशन स्किल्स वाले वीडियो में देखा था दैट अगर ऑप्शन में यूरोपियन यूनियन है तो आंसर क्या होगा? यूरोपियन यूनियन पक्का होगा बिकॉज फिर से वही यूरोपियन यूनियन, WTO, गांधी जी, महात्मा गांधी, विजयनगर एम्पायर, कृष्णदेव राय, अशोक, अकबर, बहुत ज्यादा चांस है आंसर होने का. राइट. सो करेक्ट आंसर क्या होगा? यूरोपियन यूनियन. क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. 3 स्टेटमेंट लिखा हुआ है. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट. मतलब कौन सा इनकरेक्ट है हमको वो बताना है. पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स. A state having a population not exceeding 20 lakh may not constitute पंचायत at intermediate level. तो फिर all states में intermediate level पे पंचायत exist करता है, ये कैसे सही हुआ? तो पहला गलत है. दूसरा, to be eligible to a member of पंचायत at intermediate level, a person should attain the age of 30 years. The minimum age to be eligible to be a member of पंचायत at intermediate level is 21 years, not 30 years. तो ये भी गलत. The chief मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूट अ कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत. अरे भाई चीफ मिनिस्टर क्यों? गवर्नर. अब आगे पढ़ना ही क्यों है? द गवर्नर ऑफ अ स्टेट आफ्टर एवरी 5 ईयर कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत. राइट. थर्ड भी गलत हो गया. हमसे पूछ रहा है कौन कौन सा गलत है? तीनों गलत है. 1 2 3 तीनों गलत है. राइट. चलो क्वेश्चन नंबर 92 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिम्स्टेक. जब आप बिम्स्टेक के बारे में पढ़ते हो कहीं भी, आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए? बैंकॉक डिक्लेरेशन आना चाहिए ना. एंड अगर टाइम का बात है तो 1997, यहाँ 1999 ढाका डिक्लेरेशन लिख रहा है कि बिम्स्टेक केम इनटू एग्जिस्टेंस विद साइनिंग ऑफ ढाका डिक्लेरेशन. नो, दिस इज रॉन्ग. सेकंड गलत. अब हमारे पास 1 4 एंड 1 ओनली है. लिख रहा है बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल आर फाउंडिंग मेंबर्स. नो, नेपाल इज नॉट द फाउंडिंग मेंबर ऑफ बिम्स्टेक. ये 2004 अलॉन्ग विद भूटान 2004 में मेंबर बनता है. ठीक है, नेपाल एंड भूटान. तो ये भी गलत हो गया. तो खैर थर्ड तो वैसे भी गलत ही है. फिर देखिए इन बिम्स्टेक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बीइंग लेड बाय इंडिया. नो, दिस इज नॉट बीइंग लेड बाय इंडिया, दिस इज बीइंग लेड बाय नेपाल. तो फोर्थ भी गलत हो गया. फिर बचा क्या? 1 ओनली. ठीक है. तो फर्स्ट गलत, थर्ड गलत, सेकंड गलत, थर्ड गलत, फोर्थ गलत. सिर्फ सही कौन सा है? 1 ओनली. दैट इट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर स्टेट्स till January 2025. Now question number 93 क्या कह रहा है? Who amongst the following are the members of the jury to select the recipient of Gandhi Peace Prize? Gandhi Peace Prize was instituted in the year 1995 on the occasion of 125th birth anniversary of Mahatma Gandhi as a tribute to his ideals and contribution to humanity. Right? This award is conferred by President. This award is conferred by President of India at a function in Rashtrapati Bhavan. अब ज्यूरी मेंबर्स में कौन कौन होंगे? तो इट कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. तो अदर मेंबर्स कौन कौन होंगे? तो CGI होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा. तो 1 2 3 लोग हो गए.
एंड 2 अदर मेंबर्स आर नॉमिनेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो मतलब 2 अदर मेंबर नॉमिनेट होते हैं 3 ईयर्स के लिए। तो कौन कौन? प्रेसिडेंट होंगे क्या? प्रेसिडेंट के द्वारा तो अवार्ड दिया जाता है, तो वो ज्यूरी में कैसे हो सकते हैं? तो बी एंड डी तो नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर होंगे, एकदम होंगे। चीफ जस्टिस होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, वो तीनों लोग होंगे। तो करेक्ट आंसर इस क्या होगा? 93 का सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 94। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन यूजेस अ सिस्टम ऑफ ग्राउंड स्टेशन टू प्रोवाइड नेसेसरी ऑगमेंटेशन। राइट, मैंने ऐसे समझो, कोई चीज है उसको हम और मजबूत कर रहे हैं, उसको और हम ऑगमेंट कर रहे हैं, उसके लिए ये गगन है। ठीक है। Which of the following statement is are correct in respect of गगन? पढ़िए, थर्ड वाला पढ़िए। It will provide benefits only in aviation but not in other modes of transportation. This is wrong. Gaggan provides benefit beyond, it will provide benefit beyond aviation to all modes of transportation including maritime, highway, railroads, public services such as defense services, security agency, telecom industry. Right? तो थर्ड गलत है। A and D गया, A एंड B गया। आपको अगर जाना होता तो आप मोस्टली इसी के साथ जाते ना, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ स्टेटमेंट इसमें है। एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो गगन के रिस्पेक्ट में जो ये जो 1 एंड 2 में लिखा हुआ ना कि इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी, सही है। इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो 94 का आंसर इज डी। क्वेश्चन 95 क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एआई एक्शन समिट हेल्ड इन ग्रैंड पैलेस पेरिस इन फरवरी 2025। अब ये क्वेश्चन अगर गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब हम लोग नहीं पढ़ते, उतना तो नहीं पढ़ते। ठीक है, क्या लिख रहा है? इट इज को चेयर्ड विद इंडिया। द इवेंट बिल्ड्स ऑन द एडवांसेस मेड एट Bletchley Park Summit held in 2023 and the Seoul Summit held in 2024. Along with other countries, US and UK also signed the Declaration on Inclusive and Sustainable AI. So, ये गलत है, ये सही है। क्यों सेकंड वाला गलत है? Because the joint statement on inclusive and sustainable AI for people and the planet was signed by 58 countries including India, China, European Union, except US and UK, except US and UK, right? तो सेकंड गलत हो गया, फर्स्ट वन इज करेक्ट। इट इज को-चेयर्ड बाय इंडिया एंड फ्रांस, राइट। क्वेश्चन नंबर 96 देखो, यहाँ ईयर लिखा हुआ है, तो पहला जैसे है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर 2026, सही है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रिजिलियंट टूरिज्म, ये भी सही है। 2027 वुमेन फार्मर 26, सस्टेनेबल एंड रिजिलियंट टूरिज्म 27, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट 25, इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्टेरॉइड अवेयरनेस एंड प्लानिटरी डिफेंस 29, ये भी सही है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल द 4। अब ये किसको पता होगा आप बताओ? किसी को नहीं। तो ये क्वेश्चन का टेंशन भी नहीं लेना है, इस तरीके के क्वेश्चन अगले बार भी पूछे जाएंगे एंड हमको टारगेट भी नहीं करना है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को टारगेट नहीं करना है। अब ये सब क्वेश्चन के चक्कर में वो फैक्चुअल नहीं पढ़ रहे हैं, वन लाइनर, ये सब नहीं काम करना है, पूरा प्रिपरेशन गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, 16th, अच्छा, consider the following statement with regard to BRICS. 16th BRICS summit was held under chairship of Russia in Kazan. This is correct. Indonesia has become a full member of BRICS. This is also correct. The theme of 16th BRICS summit was strengthening multiculturalism for just global development and security. This is not multiculturalism but multilateralism. ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड को चेंज कर दिया है, इसके कारण थर्ड वाला गलत हो जाता है। एंड सो आवर आंसर इज 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 98 देख लीजिए जल्दी से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लोकपाल। The power of Lokpal applies to public servants of India but not to Indian public servant posted outside India. The Lokpal jurisdiction will cover all category of public servant including group A, B, C, D officers and employees of government. It extends to whole of the country and applies to public servant both within and outside the country. So पहला is गलत, पहला is wrong. Second, the chairperson or member shall not be a member of parliament or a member of legislature of any state or UT, and only the Chief Justice of India, whether incumbent or retired, has to be its chairperson. One chairperson, the Lokpal consists of one chairperson who must be a former Chief Justice of India, Supreme Court judge or an eminent person meeting the specific eligibility criteria. तो ये गलत होगा कि नहीं होगा? होगा ना। थर्ड देखिए, the chairperson or member shall not be a person of less than 45 years of age on the date of assuming office as the chairperson or member as the case may be. The chairperson or a member shall not be a member of parliament or a member of any state or UT. ये यहाँ तक तो ठीक ही लग रहा था, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गया, इसके कारण
सेकंड गलत होगी। थर्ड का अगर बात करते हैं, जहां एज का बात हुआ है, तो द चेयरपर्सन और मेंबर शैल नॉट बी अ पर्सन ऑफ लेस देन 45 years of age on a date of assuming office as the chairperson or member as the case may be. सो थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, तो थर्ड सिर्फ इसी में है तो यही होगा। 2 तो गलत है, 1 भी गलत है। फोर्थ क्या बोल रहा है, द लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। The Lokpal can investigate allegations of corruption made in complaint against Prime Minister। ठीक है, तो फोर्थ भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट खो-खो वर्ल्ड कप। द इवेंट वाज हेल्ड इन दिल्ली, न्यू दिल्ली, इंडिया। दिस इज करेक्ट। इंडियन men beat Nepal with a score of 78-40 in the final to become the world champion in men category. This is wrong. Indian men's kho-kho team defeated Nepal 54-36 in the final, while Indian women team beat Nepal 78-40. तो ये जो लिखा हुआ है ना, this is for Indian women's team, right? Not Indian men's team. ठीक है, थर्ड क्यों गलत है? Indian women beat Nepal with a score of 54-36, वही गलत हो गया है ना। women के लिए क्या है 78-40, men के लिए क्या है 54-36। तो सेकेंड एंड थर्ड गलत है। करेक्ट आंसर क्या है? 1 ओनली। एक क्वेश्चन 1-2 साल से ऐसा पूछेगा, आगे भी पूछ सकता है, पूछ रहा है, पूछेगा आगे भी, लेकिन ये सब क्वेश्चन को टारगेट नहीं करना है, नहीं भागना है ये सब क्वेश्चन के पीछे। ठीक है, ये क्वेश्चन डिसाइड नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 100 वो भी डिसाइड नहीं करेगा। आपका जो पढ़ाई चल रहा है ना, वो आप उसी तरीके से रखो। क्वेश्चन नंबर 100, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन द फाइनल्स ऑफ द 45th चेस ओलंपियाड हेल्ड इन 2024, गुकेश दोमाराजू became the world's youngest winner after defeating Russian player Ian Nepomniachtchi। जो भी है, प्लीज आई एम सॉरी, आई एम लिटरली सॉरी, मेरे से नहीं हो रहा है प्रोनाउंसिएशन इसका। सो ठीक है ना, कोई इशू भी नहीं है। दिस इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज गुकेश डोमाराजू became youngest ever world chess champion in December 2024 after defeating, बहुत नाम ये हुआ था, दिंग लिरेन ऑफ चाइना। ठीक है, तो बहुत लोग को यहाँ तक तो पता है, ये वाला भूल जाते हैं। तो ये था, न्यूज में थे, बहुत ज्यादा थे। सेकंड देखो, अभिमन्यु मिश्रा, एन अमेरिकन चेस प्लेयर, होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ बिकमिंग वर्ल्ड्स यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर। दिस इज करेक्ट। इंडियन ओरिजिन अमेरिकन एंड अभिमन्यु मिश्रा इज द यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड। ठीक है, सेकंड सही है, सो करेक्ट आंसर इज 2 ओनली। नाउ यहाँ हमने क्या समझा? हमने कुछ बातें समझी, जैसे हमने एक एक क्वेश्चन, जो हमारा तरीका रहा है सॉल्व करने का, हमने एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझा, पहला चीज। दूसरा, हमने एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करा ताकि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिल जाए। हमने वो सारे ट्रिक्स लगाने का प्रयास किया जो हमने ट्रिक सीखा था। ऑब्वियसली सारा ट्रिक तो लगेगा नहीं, राइट? लेकिन हमें ये देखना है कि क्या नेट रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन से सॉल्व हो रहे हैं, एंड शायद यूपीएससी हिस्ट्री में मतलब सबसे ज्यादा एलिमिनेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, शायद। मतलब एक स्टेटमेंट अगर गलत है, आप ऑप्शन में उसको एलिमिनेट करके आप डायरेक्टली आंसर पे पहुंच सकते हो। हाँ, बट पेपर यूपीएससी ने अपने स्टैंडर्ड को फॉलो किया है। जैसे 4 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा है, राइट? एंड वो एग्जामिनेशन सेटिंग में देखो, हाँ आप शांत दिमाग से घर में सॉल्व कर रहे हो तो आपके लिए थोड़ा आसान हो सकता है, लेकिन एग्जामिनेशन सेटिंग में देखें तो वो क्वेश्चन को टफ बना देता है, राइट? बहुत सारा ट्रिक्स जो हम घर में शांत मन से बैठ के सॉल्व कर रहे हैं तो वो घर में काम कर जाता है, लेकिन एग्जामिनेशन प्रेशर पे वो काम नहीं करता है। तो ये सब चीज़ों को कंसिडरेशन में लेके मेरे हिसाब से कट ऑफ जो है वो 85 to 90 के रेंज में रहेगा, राइट? मतलब पिछले साल वाला ही कुछ रेंज चलना चाहिए। बट मेरा सजेशन यही है कि आपका मार्क्स कुछ भी आ रहा हो, आपका फोकस, प्रॉपर फोकस अभी मेंस पे होना चाहिए, राइट? एंड सो जिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन का एट द स्टार्ट ऑफ वीडियो हमने बात करा था, राइट? तो आई एम हैविंग एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली। हेलो एवरीवन, हमारा परफॉर्मेंस जैसा भी रहा प्रीलिम्स में, उसको हमें साइंटिफिकली सोचना है, समझना है, और इमोशनली उस पर नहीं सोचना है। जहाँ तक भी हम पहुँचे हैं, हमारा जो भी मार्क्स आ रहा है, दैट्स एन इम्प्रूवमेंट एंड दैट्स अ लर्निंग, इट्स एन एक्सपीरियंस जो हमने सीखा है, हमने समझा है, हमने गो थ्रू किया है बाय अपियरिंग फॉर प्रीलिम्स। If we are clearing prelims, then our complete focus should be on mains. हमें आंसर राइटिंग पे फोकस करना चाहिए। मेंस विदाउट आंसर राइटिंग इज़ नथिंग। हमारे मेंस के सब्जेक्ट्स पे हमें काम करने पड़ेंगे, उस पर इम्प्रूव करना पड़ेगा हमें। एट द सेम टाइम अगर हम थोड़े से मार्क्स के कारण प्रीलिम्स को मिस कर रहे हैं तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारा फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट जो है वो वीक है, उस पर काम करना है, सब्जेक्ट्स को रिवाइज करने हैं,
और साथ ही साथ मेंस पे काम करना है फॉर नेक्स्ट ईयर, फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस 2026. सो टेक इनटू स्ट्राइड व्हाटएवर हैपेंड, उसको आप ऑनेस्टली एक्सेप्ट करिए और अकॉर्डिंगली आप री-स्ट्रैटेजाइज करिए, जिससे आप इमीडिएटली इम्प्रूवमेंट्स कर सकें अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में और इफ़ेक्टिव स्टेप्स ले पाएँ विदाउट प्रोक्रेस्टिनेटिंग और विदाउट लीविंग इट फॉर लेटर के बाद में करेंगे. अभी इमीडिएटली हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे नेक्स्ट ईयर के लिए हम बहुत प्रिपेयर्ड रहें फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ. और अगर इस साल हमारा अच्छा गया है और हम क्लियर कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ 80 डेज़ हैं जिसमें हमें मेंस पे बहुत काम करना है और उस पे हमें इम्प्रूवमेंट करना है. सो व्हाटएवर यू आर गोइंग थ्रू, यू कैन रीच आउट टू अस, टेक्स्ट कर सकते हैं आप हमें और फिर आप शेयर कर सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टक हैं और अकॉर्डिंगली हम आपको उस पर हेल्प करेंगे. थैंक यू. Okay, so that's it for this video. Thank you very much. Jai Hind.